देखो रिकॉर्डिंग का मैसेज का स्क्रीन शेयर है ना। अच्छा, तो देखो लास्ट क्लास में हम लोगों ने जस्ट इन टाइम इन्वेंट्री तक कंप्लीट किया था। ठीक है, अभी हम लोग जो स्टार्ट करेंगे, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम। अच्छा, अभी देखो हम लोग एक छोटा सा पॉइंट पढ़ लेते हैं, लॉस ऑफ मटेरियल का क्या ट्रीटमेंट होता है। इससे हमें कोई छोटा मोटा क्वेश्चन पूछेगा और ये वैल्यूएशंस में भी काम आएगा। ठीक है, आज मेनली हम लोग पढ़ेंगे वैल्यूएशंस ऑफ इन्वेंट्री। तो सबसे पहले एक बार एक नोट्स बना लेते हैं, लॉस ऑफ मटेरियल। लॉस ऑफ मटेरियल, ये चीज प्रोसेस कॉस्टिंग में भी काम आएगा। ठीक है, लॉस ऑफ मटेरियल, मटेरियल का दो तरीके का लॉस हो सकता है। एक होता है नॉर्मल, जिसको हम लोग रोक नहीं सकते हैं, जो गुड्स के इनहेरेंट नेचर के लिए होता है। एक होता है एबनॉर्मल। ठीक है, एबनॉर्मल मतलब जिसे हम लोग चाहे तो रोक सकते हैं। नॉर्मल का मतलब है अनअवॉइडेबल, और एबनॉर्मल का मतलब है अवॉइडेबल। गुड मॉर्निंग प्रिया। नॉर्मल और एबनॉर्मल, ठीक है, अवॉइडेबल और अनअवॉइडेबल। अब नॉर्मल का मतलब जैसे देखो ये होता है मेनली इट इज ड्यू टू गुड्स इनहेरेंट नेचर। ठीक है, जैसे कि इवापोरेट हो जाना, रस्टिंग हो जाना। ठीक है, ये सब तो नॉर्मल बात है, ये हम लोग रोक नहीं सकते। ये जैसे मतलब जैसे गॉड ने जो चीज बनाया है वो हम लोग रोक नहीं सकते। जैसे फ्रूट्स वगैरह सड़ जाता है, पेरिसेबल्स होता है, फिश वगैरह होता है। ठीक है, तो ये गुड्स, ये हम लोग किसी भी तरीके से रोक नहीं सकते। ठीक है, और ये है अनसर्टेन रीजन, इसका कोई मेन रीजन नहीं है। जैसे कि एबनॉर्मल लॉस का मतलब जैसे मान लो कि चोरी हो जाना। ठीक है, चोरी हो गया, थेफ्ट हो जाना। ठीक है, अच्छा आग लग जाए। अब हम लोग ऐसे बोल ही सकते हैं, आग कौन लगाना चाहता है, मतलब ये भी तो हम लोग का अनअवॉइडेबल ही है, वो हमें लगता है। लेकिन मतलब अकाउंट्स या फिर कॉस्ट हमें ये बोल रहा है कि आप चाहो तो इसे फिर भी रोक सकते हो, अगर प्रिकॉशन रखोगे। देखो आग लगने का कुछ ना कुछ रीजन होता है, अपने आप आग नहीं लगता है। ठीक है, तो कुछ लापरवाही तो होता है इसी वजह से, तो इसीलिए ये सबको बोला जाता है कि अवॉइडेबल था। वैसे हम लोग तो बोलेंगे अवॉइडेबल नहीं है, चोरी हो गया, हमें पता होता तो कोई थोड़ी ना चाहेगा उसका चोरी हो जाए। लेकिन यहाँ पर हमें कैलकुलेशन बेसिस पे बोल रहे कि नहीं, ये आप चाहो तो रोक सकते हो। ठीक है, लेकिन ये हम लोग रोक नहीं सकते, क्योंकि ये जो है नेचर ने बनाया, नेचर का जो है वो हमारे लिए पॉसिबल नहीं है रोकना। अगर हम लोग ऐसा करने जाते हैं तो हमारा ही लॉस होता है। ठीक है, नेचर की चीजों को हम लोगों को नहीं छेड़छाड़ करना चाहिए। ठीक है, फिर देखो किसी तरीके से कोई डैमेज हो गया, ठीक है, और फ्लड वगैरह आ गया। ठीक है, वैसे फ्लड का देखो, फ्लड तो अवॉइडेबल है नहीं, लेकिन फ्लड अवॉइडेबल नहीं है। फ्लड से जो डैमेज होगा उसको हम लोग चाहे तो बचा सकते हैं। ठीक है, जैसे अगर मान लो मेरे शॉप के सामने पानी जम जाता है फ्लड आने से या फिर ऐसे, तो फिर मुझे मेरा प्रोडक्ट को सही तरीके से अरेंज करके रखना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग फ्लड को रोक लेंगे, फ्लड तो नेचुरल हो जाता है। ठीक है, लेकिन फ्लड की वजह से जो लॉस होगा उसको हम लोग चाहे तो मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, तो उसी वजह से दिया हुआ है। ठीक है, ड्यू टू जो है फ्लड के वजह से जो लॉस हुआ। अच्छा, अब देखो यहाँ पर, अब इसका ट्रीटमेंट क्या होता है। इसका जो ट्रीटमेंट है इसके नीचे लिखो, कॉस्ट विल बी एडेड टू कॉस्ट ऑफ मेटेरियल। ठीक है, ये मेटेरियल के कॉस्ट के साथ हम लोग इसे ऐड कर सकते हैं, अभी बताएंगे कैसे करके होगा। और ये हो जाएगा कांट रिकवर्ड फ्रॉम कस्टमर। ठीक है, ये कस्टमर से रिकवर नहीं कर सकते, मतलब कॉस्ट में ऐड नहीं कर पाए। कांट रिकवर्ड फ्रॉम कस्टमर, दैट इज कांट एडेड टू कॉस्ट ऑफ मटेरियल। मटेरियल के कॉस्ट में हम लोग इसे
ऐड नहीं कर सकते, ठीक है। और इसका ट्रीटमेंट एट लास्ट ये होता है कैन बी रिकवर्ड फ्रॉम कस्टमर, ये हो जाएगा कैन बी रिकवर्ड फ्रॉम कस्टमर, ये हम लोग कस्टमर से रिकवर कर सकते हैं। और ये हो जाएगा चार्ज टू पीएल, इधर लिख दे रहे, जगह है तो इसके नीचे लिख दो चार्ज टू पीएल, ये लॉस माना जाता है, ठीक है, ये लॉस माना जाता है इसलिए चार्ज टू पीएल। जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल, अगर हम लोग कोई भी रॉ मटेरियल मान लो सेल करते हैं या कोई भी फिनिश गुड सेल करते हैं, अब अचानक से चोरी हो गया, ठीक है, आज जो चीज हम लोग 10 रुपए पर यूनिट में बेच रहे थे चोरी हो गया तो फिर हमारा लॉस हुआ, ठीक है। अब हम लोग बोलेंगे नहीं इसका सेल प्राइस चोरी हो गया है, अब हम लोग इसे 12 रुपए पर यूनिट बेचेंगे, कोई नहीं खरीदेगा, क्योंकि सेम चीज मार्केट में 10 रुपए में ही मिल रहा होगा, या थोड़ा उससे कम थोड़ा उससे ज्यादा हो सकता है, लेकिन मतलब देखो सबका सेलिंग प्राइस एक जैसा नहीं होता, एक ही चीज का थोड़ा बहुत इधर उधर होता है, बहुत ज्यादा ड्रास्टिकली इधर उधर तो होगा नहीं। तो अब 10 पर यूनिट बेचते थे, अचानक से कल से बोलने लगेंगे 12, तो लोग तो पूछेंगे ना भाई 2 रुपए कैसे बढ़ गया एक दिन में। अब हम लोग बोल रहे हैं कि भाई मेरा जो लॉस हुआ है ये सब रीजन से हम वो कस्टमर से रिकवर करेंगे, तो वो हम क्या कर रहे हैं अपने प्रोडक्ट की कॉस्ट में ऐड करके उसका सेल वैल्यू बढ़ा रहे, तो वही बोल रहे हैं कांट बी रिकवर्ड फ्रॉम कस्टमर, इसको पूरा अपना लॉस माना, कुछ नहीं किया जा सकता है, और इसीलिए हम लोग इसको कॉस्ट ऑफ मटेरियल में ऐड नहीं कर सकते हैं, ठीक है। नेटवर्क इशू হচ্ছে দেখতে পাচ্ছ না? एक सेकंड, अच्छा रुको एक मिनट। এবার দেখতে পাচ্ছ স্ক্রিন? यस यस मैम। ঠিক আছে, ওটা মনে হচ্ছে একটু নেটওয়ার্ক ইস্যু হচ্ছে, ওয়েদারটা ঠিক নেই তো ওই জন্য। হ্যাঁ ম্যাম। হ্যাঁ একটু রিজয়েন করে নিলেই আবার ক্লিয়ার হয়। না নেটটাই চলছে না। ও আচ্ছা ওই জন্য। আচ্ছা ठीक है, देखो तो ये हो गया, हम लोग ये कस्टमर से रिकवर नहीं कर सकते, और यहाँ पर देखो ये वाला जो है रिकवर कर सकते कस्टमर से, जैसे कि मान लो कि हम लोग अगर कोई फ्रूट्स का बिजनेस करते हैं, ठीक है, अब फ्रूट्स जो है मान लो फ्रूट्स जो है बाहर से आ सकता है, मतलब बाहर से इन द सेंस जैसे मान लो कि नासिक से जो है अंगूर वगैरह आता है, ठीक है, तो अब देखो कहीं से ऑरेंज आता है, जहां से जो सप्लाई होता है तो वो सब क्या होता है ट्रक में आता है, तो वो सारा थोड़ी ना अच्छा आता है, मतलब जितना भी आता है मान लो अगर लाख लाख पीसेस भी आ रहा है तो सारा पीसेस अच्छा थोड़ी होगा, कुछ ना कुछ उसमें खराब होगा। अब मान लो वो जैसे कार्टून में आता है, ठीक है, पैकेजिंग होके आता है, अब मान लो एक पूरा कंटेनर में मान लो 100 पीसेस है फॉर एग्जाम्पल, अब उसमें से क्या होता है 98 पीसेस अच्छा होता है, मान लो 2 पीसेस खराब निकल ही जाता है पर कार्टून में, तो वो 2 पीसेस का कॉस्ट हम लोग कस्टमर पे चार्ज कर सकते हैं। जैसे कि देखो हम लोग 100 पीसेस मान लो एक कार्टून किसी ने ऑर्डर लिया, अब 100 पीसेस मान लो पर पीस जो है 5 रुपीज करके उसका 500 का पड़ा, ठीक है। अब जैसे मैंने बोला 2 पीसेस उसका बर्बाद हो जाएगा, अब 2 पीसेस तो वो बेच नहीं सकता है इसका मतलब कस्टमर को, अब उसके पॉकेट से तो 500 रुपए चला गया, लेकिन उसको रिसीव कितना हुआ 98, तो उसका जो फ्रूट का कॉस्ट है वो पर यूनिट कितना आ जाएगा, अब यहाँ डिवाइड करने से पता चलेगा, देखो उसने खरीदा था कितना करके 5 रुपीज करके, 500 डिवाइडेड बाई 98, तो फिर कितना हो गया 5.10, ठीक है, मतलब 10 पैसा लगभग जो है पर यूनिट कॉस्ट बढ़ गया। अब उसको जब सेलिंग प्राइस सेट करना है तो 5 रुपीज पे नहीं सेट करना है, वो 5.10 पे सेट कर सकता है, ठीक है। जैसे मान लो उसने सोचा था 2 रुपए का प्रॉफिट कमाएंगे, तो 7 रुपीज की जगह वो 7.10 पे सेल कर सकता है, क्योंकि ये चीज सभी का होगा, ऐसा कोई नहीं है जो अगर फ्रूट्स का बिजनेस करेगा और बाहर से फ्रूट्स मंगवा रहा है या कहीं से भी मंगवाए कि उसका कुछ भी खराब नहीं होगा, ऐसा नहीं हो सकता है, खराब तो होता ही है, ठीक है। तो ये नॉर्मल लॉस है, ठीक है, जो कि गुड्स के इनहेरेंट नेचर के लिए कि दूर से मतलब ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू से आ रहा है, कुछ ना कुछ तो खराब होगा, मान लेते हैं कि 100 पे 2 खराब होता है। अब ये हमें कैसे पता चलेगा कि 100 पे 2 होगा कि 100 पे 4 होगा, ये बिजनेस करते करते बिजनेस जो भी है जिसका जो भी बिजनेस है उसको एक एक्सपीरियंस हो जाता है कि इतने में इतना खराब होगा, ठीक है, वो जो है इतने दिन का जो है मतलब मेहनत है उससे वो पता कर लेता है कि कितना खराब होगा, उस हिसाब से वो अपना कॉस्टिंग जो है मतलब सेट कर सकता है, ठीक है। तो ये देखो कस्टमर से चार्ज कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग 7 रुपए की जगह 10 पैसे एक्स्ट्रा में बेचेंगे ना,
कस्टमर लेगा, बिल्कुल लेगा, क्योंकि मार्केट में सभी का ऐसा ही प्राइस होगा। हो सकता है थोड़ा बहुत इधर उधर हो, लेकिन लगभग सभी ये प्राइस जो है अपने कस्टमर से रिकवर करेंगे, क्योंकि ये तो फिर उनका गलती नहीं है ना, ये लॉस जो है ये तो नॉर्मल सा लॉस है। तो वही चीज हो गया, ठीक है। अब इसका ये जो हम लोगों ने कंसेप्ट सीखा, ये तुम लोग को प्रोसेस कॉस्टिंग में भी काम आएगा, और अभी हम लोग जो वैल्यूएशन ऑफ मटेरियल करेंगे उसमें भी काम आएगा, ठीक है। तो ये हो गया लॉस ऑफ मटेरियल का कंसेप्ट। अब हम लोग आज जो पढ़ेंगे उस पर थोड़ा समझ लेते हैं, दैट इज वैल्यूएशन ऑफ मटेरियल। वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री लिख देते हैं, वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री। मैम हाँ बोलो। ये अनएवॉइडेबल और एवॉइडेबल तो मेरा वही ना, नॉर्मल और अबनॉर्मल लॉस की तरह हो गया। वही तो लिखा है, नॉर्मल लॉस है एबनॉर्मल लॉस है, ऊपर। नॉर्मल एबनॉर्मल लिखा है, देखो। सॉरी मैम, हम देखे नहीं थे। ओके मैम। हम्म। अच्छा, अब देखो वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री, ठीक है। वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री, नॉर्मली हम लोग इन्वेंट्री का वैल्यूएशन कब करते हैं? बोलो कब करते हैं, क्या लगता है? वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री कब करते हैं? ईयर एंड में, जब फाइनल अकाउंट्स बनाते हैं, ईयर एंड में करते हैं ना। कब करते हैं? जब हम लोग क्या बनाते हैं? फाइनल अकाउंट्स। तो फाइनल अकाउंट्स में हमें क्या क्या प्रिपेयर करना पड़ता है? ट्रेडिंग, पीएल और बैलेंस शीट। और कहाँ कहाँ स्टॉक को लिखना पड़ता है? जैसे ट्रेडिंग में हम लोग दो तरीके का स्टॉक लिखते हैं, ओपनिंग वाला भी और क्लोजिंग वाला भी, ठीक है। पीएल में कोई स्टॉक नहीं जाता है, बैलेंस शीट में कौन सा जाता है? क्लोजिंग स्टॉक। अब ये अगर लोग लिखते कैसे हैं इसको? रुपीज में लिखते हैं। ये जो हम लोग ट्रेडिंग में दिखाते हैं उसको कैसे दिखाते हैं? अमाउंट में दिखाते हैं। अब अमाउंट कैसे कैलकुलेट होता है? किसी भी चीज का अमाउंट कैसे कैलकुलेट होता है? क्वांटिटी इनटू एट द रेट, ठीक है। मतलब जो प्राइस होगा वो करने से मुझे क्या मिलेगा? अमाउंट मिलेगा। तो अगर मुझे फाइनल अकाउंट्स बनाना है और उसमें मुझे क्लोजिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक, ये सब डेटा दिखाना है, मुझे ये पता करना पड़ेगा मेरे पास कितना ओपनिंग स्टॉक या क्लोजिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक तो देखो पिछले साल वैल्यूएशन हो गया होगा, उसको लिख देंगे, लेकिन वो भी कैसे वैल्यू हुआ होगा? पहले क्वांटिटी पता करना पड़ेगा, फिर पता करना पड़ेगा जो मेरे पास स्टॉक पड़ा हुआ है उसका एट द रेट, मतलब उसका परचेज प्राइस क्या है, फिर हम दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो मुझे पता चलेगा जो अमाउंट है उसको हम लोग यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पर हमें इसका क्या सीखना है, हमें इसका ये अमाउंट कैसे कैलकुलेट करना है वो सीखना है। तो ये कौन सा बड़ा बात है कि क्वांटिटी पता करेंगे ये। अब देखो इसमें प्रॉब्लम क्या होता है, प्रॉब्लम ये हो रहा है, देखो यहाँ पर प्रॉब्लम ये होगा, जैसे कि मान लो ये गोडाउन, ठीक है। अब इस गोडाउन के अंदर क्या एक ही तरह का मटेरियल होगा? नहीं, अलग अलग तरीके का मटेरियल हो सकता है। सेम मटेरियल का अलग प्राइस भी हो सकता है, क्योंकि पूरे साल में प्राइस कम ज्यादा कुछ भी हो सकता है, ठीक है। जैसे एग्जांपल के तौर पे मान लो हम लोग एक ही मटेरियल लेते हैं, सपोज टाइप पी रॉ मटेरियल, ठीक है। हम लोग ये वाला मटेरियल मार्केट से खरीदते हैं, लेकिन इसका प्राइस भी कैसे था? मान लो जून के मंथ में ये मटेरियल हम लोगों ने खरीदा था सपोज एट द रेट ऑफ 100 करके, फिर जुलाई में हम लोगों ने इसी मटेरियल को खरीदा 100 ऑफ 4 करके, ठीक है। फिर अगस्त में मान लो इसी मटेरियल को हम लोगों ने खरीदा 95 करके, फिर मान लो नवंबर में हम लोगों ने फिर से परचेस किया 110। ये मैंने जस्ट एक एग्जांपल दिया है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अब पी के जगह पी क्यू आर एस टी कुछ भी हो सकता है, सेम टाइप ऑफ मटेरियल ही खरीदते हैं जिसका प्राइस चेंज होता है, वो भी हो सकता है। अब यहाँ पर क्या हुआ देखो, पहले जून में जो मटेरियल खरीदा, मान लो ये 100 रुपए वाला, हम अलग अलग कलर से दिखा दे रहे, ठीक है। और ये देखो यहाँ पर मैंने 104 वाला, ये 104 वाला मटेरियल, ये 100 वाला मटेरियल है, ठीक है। अब ये मान लो 95 वाला मटेरियल है इधर, ठीक है, ये पड़ा हुआ है स्टॉक में। और ये मान लो है हम लोग का 110 वाला मटेरियल, ठीक है। तो ये चार तरीके का सारा मटेरियल मैंने यहाँ पर दिखा दिया, ठीक है। अब अगर मेरे क्लोजिंग स्टॉक का मुझे कैलकुलेशन करना है तो मुझे देखना पड़ेगा कि गोडाउन में मेरा कौन सा मटेरियल पड़ा हुआ है, ठीक है। ये वाला है, ये वाला है, ये वाला है, ये वाला है, कौन सा पड़ा हुआ है? तो वो डिपेंड करता है मेरे कंजम्पशन पे, पूरे साल में मैंने कौन सा मटेरियल कितना कंजम्पशन किया उस हिसाब से पड़ा हुआ होगा, ठीक है। ये मैंने रेट लिखा है, क्वांटिटी भी होगा कि हम लोगों ने इतने रेट पे इतना क्वांटिटी, इतने रेट पे इतना क्वांटिटी खरीदा। अब हमारे पास बचा हुआ कौन सा है, वो डिपेंड किस चीज पे करेगा? कंजम्पशन पैटर्न,
ठीक है, हम लोग क्या कंज्यूम कर रहे हैं उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि हमारे पास क्या बच रहा है। अब हो सकता है सभी थोड़ा थोड़ा बच गया, हो सकता है कोई 2 बचा है, हो सकता है कोई 3। अब उस पे भी क्या डिपेंड कर रहा है, हम लोग कंजम्पशन किस तरीके से कर रहे हैं। क्या हम लोग फीफो बेसिस पे कर रहे हैं, मतलब फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। तो फर्स्ट इन ये है, क्या हम लोग ऐसे कंसेप्ट पे चल रहे हैं कि पहले ये खत्म हो जाएगा उसके बाद ही दूसरे मटेरियल को हाथ लगाएंगे, तो फिर ये वाला बचने का चांसेस कम होगा। डिपेंड करता है ये कितना था और हम लोगों ने कितना यूज किया। अगर हम लोग सोच रहे हैं कि लास्ट इन फर्स्ट आउट करेंगे, तो लास्ट तो हम लोगों ने नवंबर में खरीदा था, तो इसका मतलब चांसेस है कि ये खत्म हो जाएगा, आगे का बचने का चांसेस। अब आगे का भी कौन सा कितना बचेगा वो भी डिपेंड कर रहा है कितना कितना यूज हुआ है उसके ऊपर। या फिर हम लोग एवरेज फॉलो करते हैं, मतलब सब मिला जुला के यूज करते हैं, ठीक है, सबको मिला जुला के यूज करते हैं, तो फिर हमारे पास कितना बच सकता है। तो हम लोग क्या कंजम्पशन पैटर्न या फिर क्या कंजम्पशन मेथड यूज करते हैं उसके ऊपर डिपेंड करके हमारे क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू निकल के आएगा। उसी को हमें पढ़ना है, उसी का हमारा अलग अलग मेथड होता है देखो। तो उससे हमें फिर क्या पता चलेगा, ये क्वांटिटी भी पता चल जाएगा और क्वांटिटी पता चलेगा और कौन से रेट वाला है वो भी पता चलेगा, तो इसका भी आंसर हमें मिल जाएगा। ठीक है, तो अब देखो क्या क्या मेथड्स हम लोग अभी सीखने वाले हैं इसको कैलकुलेट करने के लिए। तो मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री, मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री। सिंपल एवरेज मेथड, वेटेड एवरेज मेथड, वेटेड एवरेज मेथड, फीफो मेथड। फीफो का फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, फीफो का मतलब फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। और लीफो, लास्ट इन फर्स्ट आउट। तो मेनली ये 4 मेथड्स जो है अप्लाई किया जाता है, जिसमें लीफो उतना अप्लाई नहीं किया जाता है, फिर भी है तो हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, मेनली ये सब ज्यादा अप्लाई किया जाता है। लीफो भी जो है उसका बहुत सारा ड्रॉबैक के कारण वो बैकडेटेड हो गया, फिर भी हमारे मतलब कंटेंट में है तो हम लोग पढ़ लेंगे। ठीक है, कि लीफो से भी कैसे होगा। अब ये सब मेथड्स का एप्लीकेशन हम लोग देखेंगे कि कैसे करके इस मेथड से हम लोग वैल्यूएशंस निकाल सकते हैं। उसके लिए देखो ये वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, तो यहाँ पर देखो क्या दिया हुआ है, द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द स्टोर लेजर। ठीक है, स्टोर लेजर का मतलब है, देखो ये जो लेजर अभी हम लोग मतलब स्टोर लेजर मतलब सिंपल सा बात है, स्टोर में मटेरियल रहता है, वहां पर मटेरियल का डेटा मेंटेन करने के लिए जो लेजर बनाया जाता है वही हो जाएगा स्टोर लेजर। जहां से हमें पता चला कि मटेरियल एक्स का ओपनिंग स्टॉक 0 था, परचेज कब कब हुआ था, जैन में, और जैन 1 और जैन 20 में हुआ था। गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून मैम। जैन 1 और जैन 20 में परचेस हुआ था, ये देखो 100 यूनिट एट द रेट ऑफ 1 पर यूनिट, 100 यूनिट एट द रेट ऑफ 2 पर यूनिट। इशू कब हुआ था, जैन 22 में और जैन 23 में। 60 मतलब यूनिट है। फॉर जॉब W16 का मतलब है, जॉब का मतलब है, देखो हर एक काम को एक नाम दिया जाता है। ठीक है, जैसे अगर कभी टेलर के पास सिलवाने जाओगे कपड़ा तो देख सकते हो वो उस पे एक अपना टैग लगा देता है। ठीक है, कि ये कस्टमर जो है वो ऐसे पहचानता है, बिल देने से वो टोकन नंबर देख के पता कर लेता है। ठीक है, तो वैसे मतलब वो उसका उतना नंबर जॉब है। तो जॉब W16 मतलब यहाँ पर जो काम हो रहा है वो उस काम का नाम दिया है इन्होंने, जॉब मतलब जॉब वर्क। ठीक है, और W16 ये कोड है, कोड। ठीक है, और कुछ नहीं। और ये 60 फॉर जॉब W17, तो देखो ऐसे सीरियली नाम दिया जाता है, पहला जो आया 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके, तो 16 और 17 नंबर काम के लिए ये मटेरियल्स इशू हुए थे। ठीक है, अब यहाँ पर बोला है कंप्लीट द रिसिप्ट एंड इश्यूज वैल्यूएशन बाय एडॉप्टिंग। हमें क्या करना है, रिसिप्ट एंड इशू, ये है रिसिप्ट्स। ठीक है, रिसिप्ट्स का मतलब जो हमारे पास आया, इश्यूज का मतलब जो स्टोर से जो फैक्ट्री में जाएगा बनने के लिए। ठीक है, तो वो हो जाएगा हम लोग का इशू। ठीक है, और जब सप्लायर से स्टोर तक आके पहुंचेगा तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, रिसिप्ट।
ये मेनली तो रिसिप्ट और इश्यूज का कंसेप्ट होता है। और एक भी रिसिप्ट का कंसेप्ट होता है, जैसे मान लो फैक्ट्री से रिटर्न आ गया, मतलब फैक्ट्री में एक्स्ट्रा हो गया, नहीं चाहिए था, उन्होंने स्टोर में रिटर्न कर दिया, तो भी हमें कैसे दिखाना है, रिसिप्ट में। क्यों? क्योंकि मुझे स्टोर का इनफ्लो आउटफ्लो दिखाना है। अब इनफ्लो सप्लायर से भी हो सकता है, आउटफ्लो तो फैक्ट्री में भेजेंगे तभी होगा, लेकिन बाई चांस अगर फैक्ट्री से रिटर्न आ गया तो भी वो मेरा इनफ्लो ही होगा, ठीक है। तो इस तरीके से अब यहाँ पर बोल रहे हैं कंप्लीट द रिसिप्ट एंड इश्यूज वैल्यूएशन ऑफ एडॉप्टिंग द फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड, मतलब हम लोग को एक बार फीफो मेथड फॉलो करने बोला है, लास्ट इन फर्स्ट आउट मेथड यानी कि लिफो मेथड फॉलो करने बोला है, वेटेड एवरेज मेथड भी बोला है। तो इससे इस क्वेश्चन से हम लोग 3 मेथड सीख लेंगे। tabulate the values allocated to job W1 W17 and the closing stock under the methods aforesaid, and मतलब बोला है कि जॉब W16 और जॉब W17 में जो वैल्यूज का मतलब है कि देखो ये जॉब को पूरा करने में तो एक खर्चा हुआ होगा, तो उसमें हमें कौन सा खर्चा पता चलेगा, सिर्फ मेटेरियल का, क्योंकि हमारे पास तो और कोई डेटा नहीं, क्योंकि हम लोग तो मेटेरियल चैप्टर पढ़ रहे हैं, ठीक है। जब लेबर चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें लेबर कॉस्ट भी आ जाएगा। तो अभी जॉब W16 में कितने रुपए का मेटेरियल का खर्चा हुआ वो हमें बताना है, दैट इज द वैल्यू, कि मेटेरियल के हिसाब से इस जॉब का भी वैल्यू कितना है, मतलब इस पे कितने रुपए का मेटेरियल लग चुका है और इस पे कितने रुपए का मेटेरियल लग चुका है, ये भी हमें बताना है। और साथ ही साथ क्लोजिंग स्टॉक बताना है अंडर एफोर्सेड मेथड्स, यानी कि फीफो लिफो वेटेड एवरेज डिस्कस फ्रॉम द डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू विच मेथड यू वुड प्रेफर। और फिर हमें कमेंट भी देना है कि हमें फीफो ज्यादा यूज करना चाहिए कि लीफो, या फिर वेटेड एवरेज हमें यूज करना चाहिए, ठीक है। तो ये हम लोग का पहला क्वेश्चन है, जिससे हमें एक प्रॉपर आइडिया एटलीस्ट ये 3 मेथड का तो मिल ही जाए, ठीक है। तो कैसे करके बनाएंगे हम लोग, इसका स्टोर लेजर बनाएंगे, ठीक है। और स्टोर लेजर का फॉर्मेट जो है वो कैसे होगा, देखो हमें यहाँ पर फॉर्मेट में बनाना पड़ेगा।
अच्छा देखो स्क्रीन शेयर है। यस मैम। हाँ, ठीक है, नेट चला गया था। ये चल रहा है, ठीक है, चलो सब कुछ ज्वाइन किया। ठीक है, देखो तो हम लोग को स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। बनाओ, ठीक है। तो देखो रिसिप्ट का कॉलम, ठीक है, हम बताते हैं कैसे करके करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। तो रिसिप्ट और उसके नीचे जो है 3 कॉलम होगा। तो ऊपर पहले लिख लेते स्टोर लेजर, स्टोर लेजर। 3 मेथड से करेंगे तो 3 बार ही करना पड़ेगा, ठीक है। स्टोर लेजर पहला फीफो कर लेते हैं, अलग अलग ही करना पड़ेगा, एक जगह पे नहीं दिखा। डेट, पर्टिकुलर्स, रिसिप्ट्स। रिसिप्ट्स के नीचे 3 कॉलम बनेगा, ठीक है। एक यूनिट, एक रेट और वैल्यू। ये रिसिप्ट का हो गया। अच्छा, उसके बाद इश्यूज। इश्यूज में भी सेम, यूनिट, रेट, वैल्यूज और बैलेंस। इसके बाद उसमें भी सेम, यूनिट, रेट, वैल्यूज, ठीक है। अगर पेज में जगह नहीं हो रहा है तो तुम लोग ऐसे घुमा के कर सकते हो, ठीक है। लेकिन एग्जाम में कॉपी घुमा के नहीं करना है, बीच का जगह ले लेना है, ठीक है। मतलब ऐसे घुमा के एग्जाम में नहीं करना है कभी। अभी चाहो तो घुमा लो, अगर कॉपी छोटा है, जगह नहीं हो रहा है तो। एग्जाम में दोनों साइड का पेज कवर करके मिडिल में कर दे, घुमाना नहीं। उसमें देखने में प्रॉब्लम होता है क्योंकि वो स्टेपल हो जाता है ना, तो चेक करने में दिक्कत होता है, तो वैसे नहीं करना चाहिए। अच्छा, अब देखो यहाँ पर छोटा सा ही है क्वेश्चन। यहाँ पर बोला है सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक 0 बोला है, इसका डेट भी नहीं दिया है। तो अगर हम लोग नहीं भी लिखते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, डेट तो दिया नहीं। डेट देता तो फिर भी लिख देते। परचेज, तो अब देखो परचेज ही पहले लिखना है, क्योंकि वो डिपेंड करता है कैसे लिखना है, डेट वाइज लिखना है, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि परचेज ही दोनों लिख देंगे। यहाँ 20 के बाद 22 और 23 है तो ये तो लगातार ही चलेगा। मान लो ये वाला होता 25, ठीक है, तो इसके बाद ये दोनों होता फिर ये वाला होता। तो जैसा डेट है वैसा हमें पोस्ट करना है। तो Jan 1 में परचेज हुआ है 100 @ 1 पर यूनिट। तो यहाँ पर लिखेंगे Jan 1, यहाँ पर लिखेंगे परचेज पर्टिकुलर, ठीक है। अच्छा, कितना यूनिट परचेज हुआ है, यूनिट के हिसाब से 100 यूनिट @1 करके, तो वैल्यू कितना हो जाएगा 100 रुपीज। इशू के कॉलम में कुछ नहीं जाएगा क्योंकि ये इशू नहीं हुआ है, बैलेंस में आ जाएगा। तो हमारे पास 100 यूनिट बन गया टोटल स्टॉक 1 रुपीज वाला, जिसका वैल्यू भी हम लोग का कितना है 100 है, ठीक है। और ये कॉलम जो है ये हम लोग का रुपीज होगा, ठीक है। ये कॉलम रुपीज वाला है, ठीक है। ये रेट वाला भी रुपीज है, ये भी रुपीज का है, ये भी रुपीज, ये भी रुपीज और ये भी रुपीज होगा। ये सभी रुपीज का कॉलम। अच्छा, अब यहाँ पर नेक्स्ट देखते हैं फिर क्या बोला है। परचेज के बाद फिर से परचेज Jan 20, ठीक है। फिर से परचेज 100 यूनिट्स, फिर से 100 यूनिट्स, 2 पर यूनिट करके 200। अब बैलेंस को हमें टोटल नहीं करना है, दो अलग अलग लिखना है फीफो में, क्योंकि फीफो का मतलब होता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। जब इशू होगा पहले ये वाले से इशू होगा, उसके बाद ही ये वाले से इशू होगा, तो दोनों को अलग अलग लिखना है, ठीक है। 100, 1, 100 और इसके जस्ट नीचे लिख देंगे 100, 2 और 200, ठीक है, हो गया। अच्छा, अब नेक्स्ट यहाँ पर इशू हुआ है, ठीक है। 22 Jan 60 यूनिट्स फॉर जॉब W16, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे Jan
22 पर्टिकुलर में लिखेंगे इशू टू जॉब W16 और कितना यूनिट हुआ है इशू कॉलम में लिखेंगे, यहां पर नहीं लिखना पड़ेगा, ठीक है। इशू कॉलम में लिखेंगे कितना है, इशू कॉलम में है 60, ठीक है 60 जाएगा, तो यहाँ पर लिखेंगे 60। अच्छा, क्योंकि फीफो कर रहे हैं तो रेट कौन सा होगा, 1 वाला, ठीक है, क्योंकि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट है, तो यहाँ पर हो गया 60। अच्छा, अब बचा हुआ कितना है, तो देखो इसमें से तो सिर्फ 60 गया, तो कितना बचा हुआ है 40, वो भी 1 रुपीज वाला ही होगा 40, और ये 100 वाला पूरा बचा हुआ है जो कि 2 रुपीज वाला है, यानी कि 200। अगर बहुत सारा डेटा होता है करने में ऐसे लगता है नहीं समझे, तो ऐसे करके ब्रैकेट दे दोगे तो फिर लाइन के साथ लाइन मैच नहीं होगा, हमें आसानी से दिखेगा, क्योंकि कभी कभी क्या होता है ज्यादा डेटा होने से, ये तो ज्यादा डेटा है नहीं, पता कर लेंगे, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाता है, ठीक है। तो उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं जैन 22 के बाद जैन 23। गुड आफ्टरनून ऋषभ। जैन 23 60 फॉर जॉब W17, तो इशू टू जॉब W17 23 नहीं, कितना था 60 यूनिट। अच्छा, ये भी 60 यूनिट था, तो 40 पहले पूरा ले लेंगे, और 60 करने के लिए और कितना चाहिए 20, तो वो 100 से जाएगा, तो 40 का, हाँ ये 1 रुपीज वाला, ये 2 रुपीज वाला, तो ये हो गया पूरा 40, ये हो जाएगा 40। इसको भी चाहो तो ऐसे कवर कर सकते हो, जब दो दो लाइन हो जाता है कवर करने से समझ में आएगा ये की ट्रांजैक्शन का है। अब 40 ये मेरा पूरा कैंसिल, मतलब ये खत्म हो गया, पहला वाला लॉट पूरा खत्म हो गया, एक बार 60 एक बार 40 था, टोटल 100। अभी 100 से 20 सेकेंड वाले लॉट से, तो अभी बचा हुआ है 80 2 रुपीज वाला, ये हो गया 160, ठीक है। तो फीफो मेथड से हमें अगर पूछा जाए तो क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू कितना आया 160, और जॉब में जो मेटेरियल इशू हुआ उसका चार्जेस 60, और ये 40 40 80, ठीक है। ये पूछा था ना हमें कि बताओ कि कितना कितना चार्जेस होगा, और कमेंट करो कि कौन सा मेथड फॉलो करने से ज्यादा अच्छा है। तो जब हम लोग कमेंट करेंगे तो हमें लिखना पड़ेगा वो जॉब में चार्ज का मतलब है, ये देखो जॉब का कॉस्ट मेटेरियल के लिए W17 का 80 होगा, और इसका कितना हो जाएगा 60 होगा, ये हमें आगे जाके लिखना पड़ेगा। तो अभी तो फीफो हो गया, सेम तरीके से सेम स्ट्रक्चर बना के हमें लीफो मेथड से करना है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे स्टोर लेजर लीफो से कर लेते हैं, फिर उसके बाद वेटेड एवरेज, तो यहाँ पर लिख देते हैं लीफो मेथड से कर रहे हैं, ठीक है। और सेम कॉलम बनाओ, डेट पर्टिकुलर्स, रिसिप्ट्स में यूनिट, रेट, क्वांटिटी, और इसके बाद इश्यूज, यूनिट, रेट, वैल्यू, बैलेंस, यूनिट, रेट, वैल्यू। पहला दो एंट्री तो एज इट इज होगा जैसे फीफो में हुआ, क्योंकि पहले तो लगातार दो परचेज है, जैसे यहाँ हुआ वैसे ही होगा, सिर्फ इशू से हमें चेक करना है कि क्या होगा। तो पहले जैन 1 परचेज 100 यूनिट 1 रुपीज करके 100, फिर बैलेंस में भी सेम वही 100 यूनिट 1 रुपीज करके 100। अच्छा, नेक्स्ट हो जाएगा जैन 20 परचेज 100 यूनिट 2 रुपीज करके 200, सेम यही वाला, यहाँ पर जब लिखेंगे तो दो अलग अलग लिखना पड़ेगा, 100 100 1 200 और 200 हो गया। अच्छा, अब नेक्स्ट जो है इशू का डेट है वही सेम क्वेश्चन है, तो जैन 22 इशू टू जॉब W16, ठीक है। अच्छा, कितना इशू हुआ था पहले बार यहाँ से देख लेते हैं 60, ठीक है। तो 60 अब लास्ट इन फर्स्ट आउट कर रहे हैं, तो 60 मुझे कहाँ से लेना है, लास्ट इन कौन सा है
ये वाला, ठीक है। तो 2 रुपीज वाला लेना पड़ेगा, तो 60 यहां से ले लेंगे और रेट होगा 2 रुपीज करके, तो ये हो जाएगा हम लोग का 120। अब बचा हुआ क्या क्या रहेगा, 1 रुपीज वाला पूरा बचा हुआ रहेगा और इसमें से 40 यानी 80 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, फिर से इशू हुआ है Jan 23, इशू टू जॉब W70, फिर से वही 60 ही इशू हुआ है। तो लास्ट इन फर्स्ट आउट, लास्ट इन कौन सा है, 42 रुपीज वाला, ठीक है। तो ये पूरा ले लेंगे 60 के लिए, तो 2 रुपीज करके 80, लेकिन हमें तो 60 इशू करना है, तो फिर इसके ये खत्म हो गया, तो सेकंड लास्ट इन कौन सा है, 100 वाला, तो यहाँ से कितना लेना पड़ेगा, 20, 1 रुपीज करके ये हो गया 20, ठीक है। अच्छा, बचा हुआ कितना है, 80, 40 पूरा खत्म है, 100 से 20 चला गया, 80, 1 रुपीज करके 80 रुपीज, तो ये हो जाएगा क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू। तो अगर लीफो में देखा जाए तो क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू ये आ गया, और जो जॉब में चार्जेस हुआ है वो जॉब जो 16 है उसमें 120 और इसमें हो चुका है 100, 80 और 20 मिला के 100 हुआ। अब नेक्स्ट मेथड जो है वेटेड एवरेज, उसके बाद कमेंट लिखना पड़ेगा। नेक्स्ट मेथड वेटेड एवरेज, तो इसमें कैसे होगा देखो, स्टोर लेजर वेटेड एवरेज मेथड, कॉलम सेम होगा जैसे हम लोग यहाँ बना रहे हैं, डेट, पर्टिकुलर्स, रिसिप्ट, रिसिप्ट में वही यूनिट रेट वैल्यू, फिर से यूनिट रेट वैल्यू, फिर एक बार यूनिट रेट वैल्यू, रिसिप्ट के बाद आता है इश्यूज, बैलेंसेस। सेम क्वेश्चन है, तो सिर्फ डिफरेंस इश्यूज के केस में होता है, बाकी कहीं पर भी नहीं होता है। तो अगर लगातार परचेजेस है वो तो एज इट इज लिखेंगे, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा लिखने का तरीका अलग हो जाएगा। तो Jan 1 यहाँ पर लिखेंगे परचेज, पहले वाले में कोई चेंजेस नहीं होगा, 101 रुपीज करके, 101 रुपीज करके 100, बैलेंस में वही लिख देंगे 101 रुपीज करके 100, फिर से परचेज Jan 20, कितने 20 था, हाँ 102 रुपीज कर परचेज, 102 रुपीज करके 200, इश्यूज में कुछ नहीं जाएगा। अब यहाँ पर देखना है कि हम लोग बैलेंस में कैसे लिखेंगे, क्योंकि फीफो लिफो में हमें अलग अलग लॉट से सप्लाई करना होता है, तो हम लोग सारे लॉट्स को अलग दिखाते हैं। यहाँ पर एवरेज का मतलब क्या हो जाएगा, सारी चीजों को मिक्सड अप करना है, हमें अलग कुछ नहीं दिखाना है। तो यूनिट कितना हो जाएगा, पहले 100 था अभी 100 है, 200, ठीक है। पहले यूनिट लिखेंगे, उसके बाद वैल्यू का एडिशन करेंगे, तो 100 प्लस 200 कितना हो जाएगा, 300। अब रेट कैसे निकालेंगे, रेट हो जाएगा वैल्यू डिवाइडेड बाय यूनिट, मतलब कंसेप्ट ये हो गया, मेरे पास 100 यूनिट है, ठीक है, जिसका प्राइस कितना है 100, मेरे पास 200 यूनिट है, नहीं फिर से 100 यूनिट ही है, फिर से 100 यूनिट ही है जिसका प्राइस है 200, तो मेरे पास टोटल कितना यूनिट है 200 यूनिट, टोटल अभी तक कितना इन्वेस्टमेंट किया 400, तो पर 300 होगा, ये 300 होगा, ठीक है। तो 300, तो पर यूनिट कॉस्ट क्या है, वही मेरा एवरेज होगा, तो ये डिवाइड करने से आई थिंक 1.5 आएगा, ठीक है। तो वो रेट आ जाएगा। तो यहाँ पर कैसे कैलकुलेट करना है, पहले यूनिट का टोटल कर लेंगे, ठीक है, मतलब टोटल मेरे पास क्या अवेलेबिलिटी है, फिर हम डिवाइड करें, क्योंकि मुझे इंडिविजुअल रेट नहीं निकालना है, मुझे एवरेज रेट निकालना है। तो मेरे पास टोटल इन्वेस्टमेंट डिवाइडेड बाय टोटल क्वांटिटी, तो मुझे मिल जाएगा कि रेट कितना होगा, तो 300 डिवाइडेड बाय 200 1.5 ही आएगा। ये वेटेड एवरेज में ऐसे करना है, लेकिन सिंपल एवरेज में ऐसा नहीं होता है, जब वो करेंगे तब दिखाएंगे, है दोनों में ही एवरेज एवरेज बात, बट वेटेड एवरेज ऐसा होगा, सिंपल में ऐसा नहीं होता। अच्छा, अब नेक्स्ट परचेस हो गया, उसके बाद इश्यूज है, देखो इश्यूज है Jan 22, Jan 22 इशू
टू जॉब W16। अच्छा, पहला इशू है 60 यूनिट, तो हम लोग डायरेक्ट 60 यूनिट लिखेंगे, मतलब 200 से 60 यूनिट ले रहे हैं। रेट क्या लगाएंगे, क्योंकि हमारे पास एक ही रेट है, क्या है 1.5। हम लोग 2-3 रेट नहीं मानते, हम लोग एवरेज कर देते हैं, तो 1.5 करके। तो 16 to 1.5 करने से जितना आएगा उतना, आई थिंक 90 आएगा, 80 आएगा, 90 आ रहा है, अच्छा 90 आएगा। अच्छा, तो फिर अब देखो 200 में से 60 चला गया तो कितना बचेगा, 140। ऐसे यूनिट सेम तरीके से वैल्यू माइनस करके, 300 था उसमें से 90, ठीक है, ऐसे करके होगा, 300 में से 90, 210। अब डिवाइड करेंगे तो जैसे अभी उसमें डिवाइड किया वैसे ही डिवाइड करना है, अमाउंट डिवाइडेड बाय क्वांटिटी। 210 रुपीज का तो उतना ही आएगा, ठीक है, चेंज नहीं हुआ। अच्छा, अब नेक्स्ट फिर से Jan 23 इशू टू जॉब W17। इसमें भी हमें 60 यूनिट ही इशू करना है, तो 60 यूनिट वही 1.5 करके तो 90 आ जाएगा। अब 140 से 60 चला गया तो रहेगा 80, और 210 से अगर 90 चला जाएगा तो बचेगा 120। अब 120 डिवाइडेड बाई 80, सेम ही रेट रहेगा, क्योंकि देखो कोई मिक्स अभी तक हुआ नहीं है। अगर इसमें बीच में कोई परचेज होता तो रेट चेंज होने का चांसेस था, छोटा सा क्वेश्चन है तो रेट चेंज भी नहीं हो रहा है, क्योंकि वही पहला जो एवरेज हुआ उसके बाद कोई परचेज है नहीं, लगातार इश्यूज ही हो रहा है, तो फिर रेट कैसे चेंज होगा, रेट नहीं चेंज होगा। तो यहाँ पर हो गया इतना। अच्छा, अब हमें ये बताना है, हमें पहले एक स्टेटमेंट बना के दिखाना है कि कौन से मेथड से क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू क्या है और कौन से मेथड से जॉब का वैल्यू क्या है। देखो हमें क्वेश्चन में बोला था, ये देखो हम लोगों ने ये मेथड्स कंप्लीट द रिसिप्ट रेशियोज, ये वाला पॉइंट हम लोगों ने कर लिया, ठीक है। हमें बोला था फीफो लिफो वेटेड एवरेज से दिखाओ, अब बोल रहे टेबुलेट द वैल्यूज एलोकेटेड टू दिस जॉब एंड क्लोजिंग स्टॉक अंडर द मेथड्स एफोरसेड। अब यहां तक का पॉइंट करेंगे, फिर डिस्कशन वाला पॉइंट करेंगे। तो एक टेबल फॉर्मेट में हमें बताना है कि क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू कौन से मेथड से क्या आया है और जॉब में वैल्यूएशंस क्या बनेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे स्टेटमेंट ऑफ मेटेरियल value values allocated to job 16 and job 17। W16 W17 था, मैंने सिर्फ 16 17 ही लिख दिया, एंड क्लोजिंग स्टॉक अंडर एफोरसेड मेथड, अंडर एफोरसेड मेथड। इतना नहीं भी लिखोगे चलेगा, अपने हिसाब से थोड़ा सा लिखने से ही होगा कि हम लोग दिखाना क्या चाहते हैं। तो ये देखो हम लोग एक स्टेटमेंट बनाएंगे जहां पर ये क्वेश्चन में दिया हुआ था, उसी लैंग्वेज को जस्ट लिख दो, हो गया, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर हम लोग मेनली 3 मेथड फॉलो किए हैं। एक है पहला फीफो, उसके बाद लीफो, उसके बाद वेटेड एवरेज मेथड, ठीक है। क्या क्या पता करना है, मेटेरियल का वैल्यू, मेटेरियल फॉर जॉब 16, मेटेरियल फॉर जॉब 17 और क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। चल, अब हर एक मेथड में जाके हमें फाइंड आउट करना है। जैसे फीफो में जाते हैं तो देखो जॉब 16 में जो वैल्यू है मेटेरियल का वो कितना है 60, क्योंकि वो बनाने के लिए हम लोगों ने 60 रुपीज का मेटेरियल खर्चा किया, और उसका क्लोजिंग स्टॉक कितना है 160, ठीक है। तो देखो जॉब यहाँ दोनों ही देख लेते हैं, 16 का 60 और 17 का 80, तो दोनों मिला के 80, 60 80 और 160। तो यहाँ पर लिखेंगे, इसके नीचे नीचे फीफो के नीचे नीचे लिखते जाएंगे 16 80 और 160, ठीक है। सेम तरीके से लीफो में फाइंड आउट करना, लीफो में बताओ कितना कितना होगा, 120 100, अच्छा हाँ, हाँ 120 100 और ये क्लोजिंग स्टॉक 80, 120 100 और क्लोजिंग स्टॉक 80, 120 100 और क्लोजिंग स्टॉक 80। और वेटेड एवरेज में देखते हैं 90 90 120।
तो ये हमें वैल्यूएशंस बताने के लिए बोला था, एक टेबल फॉर्मेट बना के वो हम लोगों ने दिखा दिया। अब हम लोग को कमेंट करके बताना है कि कौन सा मेथड हमें फॉलो करना चाहिए और कौन सा मेथड हमें फॉलो, मतलब कौन सा मेथड कब हमें फॉलो करना चाहिए। अगर हम लोग फीफो के तरफ देखें ना, तो देखो जॉब में कितना चार्ज हुआ है, हम लोग कंपेयर कैसे करेंगे, ये 16 में कौन सा मेथड क्या रिफ्लेक्शन देता है। तो देखो अगर हम लोग जॉब 16 का कॉस्ट देखें, ठीक है, तो कॉस्ट हमें हमेशा क्या करना चाहिए, मिनिमम करना चाहिए। अगर फीफो फॉलो कर रहे हैं तो कॉस्ट कितना पड़ रहा है 60, लीफो कर रहे हैं तो कितना पड़ जा रहा है 120, और वेटेड एवरेज कर रहे हैं तो कितना पड़ रहा है 90। तो यहाँ पर इससे ये कंक्लूजन निकल के आता है, अगर मेरा मेटेरियल का प्राइस मार्केट में राइजिंग है, मतलब चीजों का दाम अगर बढ़ रहा है, तो फिर मुझे कौन सा मेथड फॉलो करना चाहिए, ऑब्वियसली फीफो। क्यों? क्योंकि अगर चीजों का प्राइस बढ़ रहा है तो हम प्रॉफिट कैसे कमाए, क्योंकि देखो जब मेटेरियल का प्राइस बढ़ेगा, कॉस्ट बढ़ेगा, तो प्रॉफिट क्या हो जाएगा, प्रॉफिट कम होना स्टार्ट होगा ना, क्योंकि हम लोग अचानक से बहुत ज्यादा तो सेल वैल्यू नहीं बढ़ा सकते। हाँ, मेरे कॉस्टिंग बढ़ रहा है तो हम जो है सेलिंग प्राइस भी बढ़ा सकते हैं, लेकिन हम अपने कंजम्पशन मेथड्स को भी तो चेंज कर सकते हैं। अगर हम लीफो चूज कर रहे हैं तो मेरा वहां पर कॉस्टिंग कितना आ रहा है 120, जबकि इसमें 60 आ रहा है। तो अगर मार्केट में प्राइस जो है राइजिंग की तरफ है, तो मुझे क्या फॉलो करना चाहिए, फीफो फॉलो करना चाहिए रेदर देन लीफो। और वेटेड एवरेज का अगर देखो तो ये मॉडरेट है, ठीक है, ना तो ये बहुत कम कॉस्टिंग देगा, ना तो ये बहुत ज्यादा कॉस्टिंग देगा, ये मॉडरेट है, ठीक है। सेम अगर जॉब 17 के लिए भी देखोगे तो उसमें भी देखो सेम चीज है, यहाँ पर 80, यहाँ 100, ठीक है। अब ऐसा क्यों हो रहा है कि अगर चीजों का दाम बढ़ रहा है, देखो बढ़ रहा है कैसे पता चलेगा, पहले हम लोगों ने मेटेरियल कितने से खरीदा था 1, उसके बाद कितने से खरीदा 2, तो प्राइस बढ़ रहा है। अगर फीफो यूज करेंगे तो पहले इस स्टॉक को खत्म करने का कोशिश करेंगे, तो अगर 1 रुपीज का कॉस्टिंग लगाएंगे तो मेरा जो कॉस्ट है वो 1 रुपीज होगा। अगर हम लीफो यूज करेंगे तो पहले हम इसको, तो फिर मेरा 2 रुपए कॉस्ट आएगा, तो इससे मेरा चीज का प्राइस क्या हो जाएगा, कॉस्टिंग बढ़ेगा, तो फिर मेरा सेल वैल्यू भी ऑटोमेटिकली, क्योंकि उसी पे तो प्रॉफिट लगाएंगे, तो सेल वैल्यू क्या हो जाएगा, बढ़ेगा। अगर बढ़ाना चाहते हैं, और अगर हम ये चाहेंगे नहीं कस्टमर नहीं जाने देंगे, सेल वैल्यू बढ़ाने से कस्टमर कम हो रहा है, तो मुझे प्रॉफिट कम करना पड़ेगा, ठीक है। कोई भी एक तो करना पड़ेगा, या तो प्राइस बढ़ाओ, और बढ़ाने से अगर मार्केट में नहीं टिक पा रहे हैं तो फिर से प्रॉफिट के परसेंटेज को कम करना पड़ेगा। तो अगर प्राइस बढ़ रहा है ऐसा दिख रहा है, तो फिर हमें हमेशा क्या फॉलो करना चाहिए, फीफो फॉलो करना चाहिए, इसमें हमारा लॉस कम होगा, ठीक है। मतलब इसमें क्या होगा, हमारे कॉस्ट जो है वो कम दिखेंगे, ठीक है। और क्लोजिंग स्टॉक का अगर देखें, क्लोजिंग स्टॉक की तरफ से, तो उसमें देखो फीफो यूज करोगे तो क्लोजिंग स्टॉक बढ़ेगा, इसका नॉर्मल सा लॉजिक है, क्योंकि जो क्वेश्चन हम लोगों ने किया प्राइस जो है राइजिंग की तरफ था। तो अगर मेरा फीफो का मतलब फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, तो ये पहले खत्म होगा, तो बचा हुआ जो स्टॉक रहेगा वो मतलब अगर ये पूरा खत्म होता है तो फिर 2 रुपीज वाला ही मेरे पास बचेगा, तो फिर उसका वैल्यू क्या हो जाएगा, ज्यादा। लेकिन लिफो में क्या हो रहा है, पहले ये 2 रुपीज वाला खत्म होगा और 1 रुपीज वाला मेरे पास रहेगा, ठीक है। तो अगर 1 रहेगा तो मेरा देखो क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू कम होगा। लेकिन वेटेड एवरेज में ऐसा कुछ नहीं होता, क्योंकि हम लोग दोनों को मिक्सड अप कर देते हैं, तो ना तो ये फीफो की तरह दिखता है, ना तो मतलब एक्सट्रीम नहीं है। जैसे इसका देखो ये एक्सट्रीम है, कॉस्ट एक्सट्रीम है, जबकि क्लोजिंग स्टॉक कम हो रहा है, ऑपोजिट तो होगा। इसमें देखो कॉस्ट कम है, क्लोजिंग स्टॉक जो है एक्सट्रीम हो जा रहा है। बट वेटेड एवरेज में ऐसा कुछ नहीं, वेटेड एवरेज में चीज जो है वो मॉडरेट दिखेगा। तो वेटेड एवरेज को ज्यादा अच्छा माना जाता है, मतलब अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो फिर वेटेड एवरेज करो, क्योंकि फीफो लिफो से क्या होता है, बहुत कम ज्यादा रिफ्लेक्शन हमें दिख सकता है, ठीक है। तो वेटेड एवरेज एक ऐसा मेथड है जिसमें हमें ना तो ज्यादा लॉस है, ना तो ज्यादा कुछ बेनिफिट है, मॉडरेटली ये चलेगा, ठीक है। तो इसका कमेंट हमें लिखना है, तो लिख, तो इसमें लिखेंगे कमेंट, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू of cost of material to each job, it is minimum in FIFO। देखो FIFO में मिनिमम हुआ था जॉब का कॉस्ट, ठीक है, एंड मैक्सिमम अंडर LIFO। चाहो तो ब्रैकेट में लिख भी सकते हो, जैसे फीफो में कितना कितना आया था, फीफो में आया था हम लोग का 60 और 80, इसमें आया 120 और 100, ठीक है।
इसमें कितना आया था 60 और 80, इसमें कितना आया 120 100, ठीक है 120 और 100 है, ठीक है। अच्छा, इफ प्राइस is rising, the use of FIFO gives rise to high profits, क्योंकि कॉस्ट कम होगा, हाई प्रॉफिट्स एज कॉस्ट इज लो, क्योंकि कॉस्ट कम होगा। अगर प्राइस बढ़ रहा है तो हमेशा पहले का स्टॉक रिसेंट स्टॉक से कम प्राइस में ही मिला होगा, तभी तो हम बोलेंगे प्राइस बढ़ रहा है पहले जिसमें मिला था। तो द प्राइस, इफ प्राइस इज राइजिंग, अगर मार्केट में राइजिंग चल रहा है, द यूज ऑफ FIFO गिव्स राइज टू हाई प्रॉफिट एज कॉस्ट इज लो, ठीक है, एज कॉस्ट इज लो। एंड इन केस ऑफ LIFO, लो प्रॉफिट्स एज कॉस्ट इज हाई, क्योंकि कॉस्ट हमारा ज्यादा हो रहा है, ठीक है। अब ये दोनों का बता दिया। अब वेटेड एवरेज का, इन केस ऑफ वेटेड एवरेज मेथड, मैंने सिर्फ WAM लिख दिया है, देयर इज नो सिग्निफिकेंट एडवर्स और फेवरेबल, एडवर्स और फेवरेबल इफेक्ट on the cost of material as well as on profit, as well as on profit। तो वेटेड एवरेज के लिए बोल रहा है कि अगर हम लोग वेटेड एवरेज को देखें तो हमें कुछ सिग्निफिकेंट, ना तो कुछ खराबी दिख रहा है, एडवर्स का मतलब ना तो बहुत कुछ अच्छा दिख रहा है, ना तो कॉस्ट पे बहुत ज्यादा कुछ अच्छा खराब दिख रहा है। हम लोग बहुत अच्छा है ये भी नहीं बोल सकते, बहुत खराब है ये भी नहीं बोल सकते हैं। और अगर कॉस्ट पे इंपैक्ट नहीं आएगा तो प्रॉफिट पे भी एज वेल एज उस पे भी कोई इंपैक्ट नहीं आएगा, ठीक है। तो ये हो गया। तो हम लोग इससे ये बोल सकते हैं कि इससे हमारा कंक्लूजन क्या निकल के आएगा कि वेटेड एवरेज जो है वो हमें, अगर मार्केट में प्राइस ज्यादा फ्लक्चुएट कर रहा है तो हमें हमेशा क्या यूज करना चाहिए, वेटेड एवरेज। क्यों? क्योंकि इससे क्या होगा, हमारा ना तो ज्यादा कुछ एडवर्स होगा, क्योंकि मार्केट में प्राइस बहुत फ्लक्चुएट हो रहा है, हमें समझ में नहीं आ रहा है कि FIFO करे लिफो करे, कभी कम हो रहा है कभी ज्यादा हो रहा है, ठीक है। तो हम लोग को जब ज्यादा हो रहा है लग रहा है FIFO कर ले, जब कम हो रहा है लग रहा है LIFO कर ले, तो समझ में नहीं आ रहा है। फ्लक्चुएट करने का मतलब इंक्रीज डिक्रीज इंक्रीज डिक्रीज, तो फिर हमें क्या करना चाहिए, वेटेड एवरेज फॉलो करना चाहिए, क्योंकि इसमें हमारा ना तो कुछ ज्यादा खराबी है ना तो कुछ ज्यादा अच्छा, ठीक है। तो अगर फ्लक्चुएशन है मार्केट में मेटेरियल के प्राइस का तो फिर हमें वेटेड एवरेज फॉलो करना चाहिए। तो लिखो नेक्स्ट पैरा में, इट इज क्लियर फ्रॉम द टेबल, जो टेबल हम लोगों ने बनाया है, दैट द यूज ऑफ weighted average method out of the fluctuations in the prices, अगर प्राइजेस फ्लक्चुएट हो रहा है तो सीधा वेटेड एवरेज फॉलो करना चाहिए, तो हमारा ना तो ज्यादा प्रॉफिट हो सकता है तो लॉस भी नहीं होगा, ठीक है। तो यहां पर लिखेंगे अंडर दिस मेथड, अंडर दिस मेथड कॉस्ट ऑफ मटेरियल, कॉस्ट ऑफ मटेरियल issued to the jobs and closing stock of material, closing stock of material reflects greater uniformity than FIFO LIFO. So from different point of view, from different
point of view, weighted average method is preferred over FIFO LIFO, या फिर मोर प्रेफरेबल, ऐसा भी लिख सकते। ये FIFO LIFO से ज्यादा प्रेफर किया जाता है, या फिर लिख सकते हो मोर प्रेफरेबल देन FIFO LIFO, ठीक है। तो यहाँ पर देखो लास्ट पैरा में बोला इट इज क्लियर फ्रॉम द टेबल, जो हम लोगों ने टेबल बनाया वहां पर हम लोग देख सकते हैं कि अगर प्राइस ज्यादा फ्लक्चुएट हो रहा है तो ये फॉलो करना चाहिए। अंडर द मेथड द कॉस्ट ऑफ मटेरियल इशू टू द जॉब एंड क्लोजिंग स्टॉक मटेरियल, इसमें एक यूनिफॉर्मिटी है। देखो जैसे देखो 90 90 120, इसमें एक यूनिफॉर्मिटी दिख रहा है। देखो ये दोनों ही हम लोग का कितना आ गया, 90 आ गया। मतलब अगर पर यूनिट रेट हम लोग निकालेंगे तो सभी का कितना आएगा बोलो तो 1.5। देखो इशू भी 1.5, क्लोजिंग स्टॉक भी 1.5। ये तो टोटल दिख रहा है, वो तो क्वांटिटी मल्टीप्लाई हो गया है बोल के। लेकिन ये सब में ऐसा नहीं है, ये सब में देखो मिक्स्ड अप दिखेगा हमें, ठीक है। जैसे कि ये जो 60 है, इसमें ये 61 रुपीज करके, लेकिन ये जो 80 है इसमें एक 1 है, इसमें एक 2 है। यूनिफॉर्मिटी नहीं है, इसमें देखो एक 2 है, इसमें 2 है, इसमें 1 है। अब ये तो 2 रेट का था, ऐसा भी होता है कि 3-4 रेट मिला के एक बनता है, लेकिन वेटेड एवरेज में ऐसा नहीं होगा। वेटेड एवरेज में हमें प्राइस में क्या दिखेगा, यूनिफॉर्मिटी दिखेगा। ये तो टोटल है बोल के अलग अलग दिख रहा है, लेकिन रेट के हिसाब से देखो सभी में 1.5 करके ही हमें दिखेगा, ठीक है। सिर्फ पहला वाला अगर हम लोग छोड़ दे तो। और वैसे भी वो तो परचेज है, हमें तो यहाँ पर देखना है कि जॉब का कॉस्ट पर रेट कितना आ रहा है। पर रेट देखो या टोटल देखो, और क्लोजिंग स्टॉक का, ये तो हमें टोटल बोला था बोल के हम लोगों ने टोटल लिखा, लेकिन यूनिफॉर्मिटी क्यों होगा, क्योंकि सभी में सेम रेट लग रहा है, जो कि फीफो लिफो में लगना पॉसिबल नहीं है। तो यूनिफॉर्मिटी है, इसीलिए बोला है कि वेटेड एवरेज मेथड ज्यादा प्रेफर किया जाता है कंपेयर टू फीफो एंड, ठीक है। तो इससे क्या हुआ ना, इस क्वेश्चन से देखो ये लिखने का एक ही रीजन है कि अगर कोई भी कमेंट हमें पूछे ये 3 मेथड्स पे, तो यही कंसेप्ट होगा। अब जैसा क्वेश्चन रहेगा उसी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें उसका आंसर देना है, ठीक है। तो इससे ये समझ में आता है कि अगर प्राइस राइजिंग के तरफ है, तो अगर हम लोग वेटेड को एक बार छोड़ दे तो ये दोनों में बेटर कौन होता है, फीफो होता है। अब ऐसे भी क्वेश्चन पूछता है अगर प्राइस राइजिंग है तो फीफो में क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू ज्यादा आएगा कि लीफो में आएगा, तो ऑब्वियसली किस में आएगा, फीफो में आएगा, ठीक है। लिफो में कम आएगा। इस तरीके का छोटा मोटा क्वेश्चन हमें पूछ लेता है। लेकिन अगर बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट हो रहा है, हमें समझ में नहीं आ रहा है, तो वेटेड एवरेज इसीलिए करना चाहिए क्योंकि उसमें हमारा ना तो ज्यादा प्रॉफिट होगा ना तो ज्यादा लॉस होगा, ठीक है। तो देखो ये 3 मेथड हम लोगों ने ये वाले क्वेश्चन से समझा। अच्छा चलो अब नेक्स्ट देखते हैं ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ पर हमें दिया है कि एटी लिमिटेड फर्निशेस द फॉलोइंग स्टोर ट्रांजैक्शन फॉर सितंबर 2022। यहाँ पर बहुत सारा ट्रांजैक्शन है, हमें इसको फीफो मेथड से प्रिपेयर करके दिखाना है, ठीक है। इसको सिर्फ फीफो मेथड से करने बोला है, कुछ कमेंट वमेंट नहीं बोला है। बोला है कि प्रिपेयर द प्राइस स्टोर लेजर ऑन फीफो मेथड, हाँ बोला है स्टेट हाउ वुड यू ट्रीट द शॉर्टेज इन स्टॉक टेकिंग। अच्छा, अगर कुछ भी शॉर्टेज का होगा, यहाँ पर कोई मतलब पॉइंट होगा कि शॉर्टेज हुआ है, तो उसको हम लोग कैसे लेंगे। मतलब वो नॉर्मल लॉस एबनॉर्मल लॉस जो स्टार्टिंग में मैंने तुम लोग को सिखाया ना, तो वही वाला। तो यहाँ पर तुम लोग देख सकते हो शॉर्टेज, जैसे मान लो नॉर्मल रीजन से भी शॉर्टेज हो सकता है, एबनॉर्मल रीजन से भी मेरा शॉर्टेज हो सकता है। लेकिन नॉर्मल रीजन जब मैंने तुम लोग को कैलकुलेशन करके दिखाया था, तो तुम लोग देख सकते हो मैंने यूनिट को लेस किया था बट अमाउंट को नहीं किया था। जैसे मैंने बोला था कि 100 फ्रूट्स 5 रुपए करके मैंने इसे 500 दिखाया था, बोला 2 खराब हो गया, 98 आया, फिर 500। तो मैंने कैसे डिवाइड करके दिखाया, ऐसे डिवाइडेड बाय 98। तो नॉर्मल लॉस में मैंने सिर्फ क्या लेस किया, यूनिट, कॉस्ट को मैंने लेस नहीं किया। मान लो ये दो जो है ये नॉर्मल लॉस नहीं, ये मेरा चोरी हो गया, तो उसके लिए हम इसका प्राइस बढ़ा नहीं सकते। ये आया था 5.10, तब मुझे क्या करना पड़ेगा, ये 500 रुपए का मेरा खर्चा हुआ। अगर मेरा 2 एबनॉर्मल लॉस है तो मुझे वो पैसा कस्टमर से रिकवर करने का कोई परमिशन नहीं, मुझे 5 रुपए पर यूनिट कॉस्ट पे ही प्रॉफिट लगाना पड़ेगा। तो वो कैसे पॉसिबल है, तो फिर यहाँ से मुझे 10 हटाना पड़ेगा। तो यहाँ कितना आ जाएगा 490, यहाँ पर कितना आ जाएगा 98। तो डिवाइड करने से आई थिंक 5 ही आना चाहिए, देखते हैं 490 डिवाइडेड बाई 98, ठीक है सेम ही आएगा ना। देखो मैंने 2 रुपए 2 into 5 करके कम कर दिया, सेम सेम रेशियोज में कम हुआ, तो वैल्यू तो वही रहेगा, मतलब मेरा 5 ही रहेगा। मतलब हम ये नहीं बोल सकते 5 रुपीज 5.10 करके हम लोग चार्ज कर सकते हैं, मुझे बोलना पड़ेगा मेरा 5 ही रहेगा अगर मेरा एबनॉर्मल लॉस है। तो उसी कंसेप्ट के लिए ये वाला क्वेश्चन करना है कि अगर हमारा कोई लॉस है तो उसको कैसे ट्रीट करना है। तो नॉर्मल लॉस सिर्फ यूनिट से लेस होगा और एबनॉर्मल लॉस यूनिट एज वेल एज
कॉस्ट से भी लेस होगा, ताकि जैसा कॉस्ट था वैसा ही रिफ्लेक्ट करेगा। लेकिन नॉर्मल में क्या हो रहा है, कॉस्ट मेरा चेंज हो रहा है, कॉस्ट मेरा इंक्रीज हो रहा है। क्यों? क्योंकि हम क्वांटिटी कम कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट वही दिखा रहे हैं, ठीक है। तो ऊपर वैल्यू मेरा सेम है, नीचे का वैल्यू कम होते जाएगा, तो डिवाइड करने से तो मेरा आंसर क्या होगा, कम आएगा, ठीक है, सॉरी ज्यादा आएगा, ठीक है। अच्छा, अब तो ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। तो इसमें वही स्ट्रक्चर बनाओ, फीफो के लिए स्ट्रक्चर जैसा अभी बनाया था वैसे ही बनेगा। स्टोर लेजर फीफो मेथड, डेट, पर्टिकुलर्स और इसमें नहीं बना रहे, नहीं भी बनाओगे तो भी चलेगा। क्यों? यहाँ पर ना कुछ अलग चीज दिया हुआ है, तो उसका कैसे पोस्टिंग होता है वो हम दिखा देते हैं, ठीक है। पर्टिकुलर्स चाहो तो बना सकते हो, लेकिन बहुत बड़ा हो जाएगा कॉलम, मेरा भी यहाँ पर नहीं आएगा, सिर्फ उसी को स्किप करेंगे। जैसे देखो, ये GRN नंबर मतलब गुड्स रिक्विजिशन नंबर, ठीक है। जब गुड्स परचेज के लिए रिक्वेस्ट जनरेट किया जाता है तो GRN नंबर होता है, ठीक है। मतलब हर एक चीज का एक प्रोसेस में होगा ना, तो हर एक चीज का एक नंबर होगा। जैसे रिटर्न होता है तो देखो यहाँ पर रिटर्न का नंबर होगा, देखो, मेटेरियल रिटर्न रिक्वेस्ट MRR, ठीक है। तो इसका भी कॉलम बना सकते हैं हम लोग, ठीक है। पर्टिकुलर्स बना सकते हो, प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन यहाँ पर मुझे लगता है ज्यादा जगह लग जाएगा, इसलिए हम उसे स्किप कर रहे हैं। जब तुम लोग बनाओगे तो पर्टिकुलर्स भी बना सकते हो अगर जगह है तो, ठीक है। उसके बाद हम ये सारे कॉलम्स और उसके साथ वो भी पॉइंट दिखा देते कैसे होगा। जैसे नहीं तो लिख देते, नो इश्यूज, देखते छोटा छोटा करके लिखते हैं। चलो, पर्टिकुलर्स ये भी लिख दिया, ठीक है। फिर यहाँ पर लिखो रिसिप्ट, रिसिप्ट। अब रिसिप्ट में थोड़ा एक कॉलम एक्स्ट्रा बनाएंगे, एक बनाएंगे GRN नंबर, यहाँ पर GRN नंबर, और एक हो जाएगा MRR, ठीक है। मतलब गुड्स रिसिप्ट में गुड्स रिक्वेजिशन नंबर भी हो सकता है, और मेटेरियल रिटर्न रिक्वेस्ट वाला नंबर भी आ सकता है, वो भी करने से पता चलेगा कैसे आएगा। इसके बाद बाकी जैसा है वैसा बनाओ, मतलब यूनिट, रेट और अमाउंट, या फिर वैल्यू, जैसा लिखना चाहते हो, ठीक है। अमाउंट भी लिखा जाता है, वैल्यू भी लिखा जाता है। यूनिट के जगह हम लोग चाहे तो उससे जो है क्वांटिटी भी लिख सकते हैं। रिसिप्ट हो गया। नेक्स्ट लिखेंगे इशू। अब इशू में भी सेम कॉलम हम लोग बनाएंगे, एक हो जाएगा RN रिक्वेजिशन नंबर, रिक्वेस्ट, ठीक है, इशू का रिक्वेस्ट, तो RN रिक्वेजिशन नंबर। अब ये क्या हमेशा लिखना जरूरी है? पहले वाले क्वेश्चन में तो नहीं लिखा, पहले वाले में था नहीं, ठीक है। अब इसमें है तो लिखेंगे। जैसे तुम लोग पहले बार जब लेजर जर्नल करते हो, तो जैसे लेजर में जर्नल फोलियो नंबर लिखते हैं, तो वो हम लोग हमेशा थोड़ी ना लिखते हैं, अगर क्वेश्चन में रहता है तो फिर उसका कॉलम बनाना पड़ता है। तो यहाँ पर भी वही, क्योंकि इस क्वेश्चन में दिया हुआ है तो हम लोग कॉलम बना रहे, नहीं तो नहीं जरूरत है। अब उसके बाद हो जाएगा यूनिट, रेट, अमाउंट, और इसके बाद बैलेंस। बैलेंस, बैलेंस में आ जाएगा क्वांटिटी, रेट, क्वांटिटी या फिर यूनिट, यूनिट ही लिखते हैं। मैंने एक बार यूनिट लिख दिया, एक बार क्वांटिटी, कोई भी एक चीज लिखना चाहिए। तो यूनिट, रेट, अमाउंट। वैसे ठीक है, लिख भी देते तो कोई गलत नहीं है, लेकिन एक ही चीज लिखने से ज्यादा अच्छा। और यहाँ पर एक रिमार्क्स का कॉलम भी बना लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो है काफी सारा चीज बोलेगा, तो अगर स्पेसिफिकली कुछ होता है तो हम लोग रिमार्क्स में लिख सकते हैं। वैसे रिमार्क्स में लास्ट में क्लोजिंग स्टॉक के लिए भी रखते हैं रिमार्क्स कॉलम की, ये क्लोजिंग स्टॉक है, ये इशू हुआ है, वैसे भी लिख सकते हैं। जैसे इसमें भी हम लोग रिमार्क्स कॉलम बना सकते थे। यहाँ पर एक रिमार्क्स का कॉलम बना लेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे कि इस जॉब में इशू हुआ था, इस जॉब में इशू हुआ था, ठीक है। अगर हमें कुछ स्पेसिफिकली दिखाना है कि हाँ ये चीज हमारे आंखों में हमेशा आना चाहिए, तो फिर रिमार्क्स में उसे लिख दिया जाता है। अच्छा, अब यहाँ पर देखते हैं जैसे होगा लाइन बाय लाइन परचेज सेल, वैसे ही लिखना पड़ेगा। अच्छा, 1 सितंबर का ओपनिंग बैलेंस है, तो 1 सितंबर 2022, तो यहाँ पर डेट कॉलम में लिखेंगे 1 सितंबर 2022, ठीक है। ये है ओपनिंग बैलेंस, तो पर्टिकुलर मैंने लिया है तो वहां पर लिख दिया ओपनिंग बैलेंस। अच्छा, ओपनिंग बैलेंस कहाँ लिखेंगे? ये ना तो रिसिप्ट में आएगा, ठीक है, ना तो इश्यूज में आएगा, डायरेक्टली बैलेंस में चला जाएगा। बैलेंस में कितना? 25 यूनिट, 162.5
50 वैल्यू बोला है तो इसका मतलब रेट हमें खुद निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर 25 लिखेंगे, वैल्यू में लिखेंगे 162.5 और इसका रेट हमें खुद निकालना पड़ेगा। कैसे निकालेंगे? डिवाइड करके। 162.5 है 25 यूनिट का, तो रेट कितना हो जाएगा? 6.5 करके, ठीक है। तो ये क्वेश्चन में थोड़ा सा हमें घुमा के दिया था तो हमें वो कैलकुलेट कर लेना पड़ेगा 6.5 करके। अच्छा, फिर नेक्स्ट देखते हैं। 4 सितंबर को इशू हुआ है, इशू रिक्वेजिशन नंबर, मतलब इशू का रिक्वेस्ट भेजा है। कहां से भेजा होगा? फैक्ट्री से। किसके पास? स्टोर के पास, ठीक है। तो 4 सितंबर को रिक्वेस्ट आया स्टोर के पास, तो उसने बोला कौन कितने नंबर रिक्वेस्ट था? ये 85। मतलब इतना रिक्वेस्ट आते रहता है, हर एक का एक टोकन होता है, तो वो टोकन नंबर है 8 यूनिट, ठीक है। तो यहाँ 4 सितंबर में लिखेंगे। अच्छा, अब यहाँ पर हो रहा है इशू, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे इशू। जॉब नंबर तो बोला नहीं है, अगर बोलेगा तो लिख देते, ठीक है। अब इशू के कॉलम में जाएंगे और वहां पर रिक्वेस्ट नंबर डाल देंगे। रिक्वेस्ट नंबर कितना है? 85। तो ये देखो RN मैंने लिखा है, तो इसके नीचे लिख देंगे 85। ये लेकिन नंबर है, ठीक है, ये कोई यूनिट नहीं है। और इसके बाद 8 यूनिट का रिक्वेस्ट भेजा गया, तो यहाँ पर 8 यूनिट लिख दिया। अब हम लोग फॉलो फीफो कर रहे हैं, बट हमारे पास तो कुछ अलग है ही नहीं, लॉट एक ही है, तो यहाँ पर 6.5 करके ही होगा। तो कुछ इसमें तो हमें चेक करने का जरूरत भी नहीं है। इंटू 8 तो वैल्यू हो जाएगा 52। तो बचेगा कितना? 5 से 8 चला गया, ठीक है। इससे इसके साथ कंफ्यूज मत हो जाओ। ये तो मेरा रिक्वेस्ट नंबर है, ये छोड़ो। 25 से कितना गया? 8। तो बचेगा जितना वो लिखना पड़ेगा। तो 25 माइनस 8 करके देखो, 17। और यहाँ पर रेट कितना है? वही 6.5 वाला ही है, क्योंकि नया तो कुछ आया नहीं। इंटू 6.5 तो ये हो जाएगा 110.50, ठीक है। या फिर 5 भी लिख सकते। अच्छा, 4 सितंबर के बाद यहाँ पर 6 सितंबर रिसिप्ट फ्रॉम बी एंड कंपनी, तो ये रिसिप्ट कॉलम में आएगा। परचेज रिक्वेस्ट भेजा गया था, तो ये देखो GRN मतलब गुड्स, ये हो जाएगा गुड्स रिक्वेजिशन नंबर, मतलब इतने रिक्वेस्ट नंबर का गुड्स हमारे पास आ गया है, ठीक है। गुड्स रिसिप्ट नंबर, सॉरी, ये होगा गुड्स रिसिप्ट नंबर, ठीक है। इतने नंबर का मिल गया, ठीक है। अच्छा, अब रिसिप्ट कॉलम में लिखेंगे। 6 सितंबर 2022। अच्छा, इसमें लिखेंगे रिसिप्ट, या फिर परचेज भी लिख सकते हो, अगर चाहो तो इसको परचेज भी लिखा जा सकता है। अच्छा, नंबर लिख देते हैं। GRN नंबर है 26। अच्छा, कितना यूनिट लिया गया है? 50 यूनिट 5.75 करके। तो देखो कितना आता है 55.75 करके। कितना हो रहा है? 287.5, ठीक है। अच्छा, अब इतना हमारे पास स्टॉक में आया। अब बैलेंस में कैसे लिखेंगे? पहले से कितना था? 17 और नया कितना आया? 26। पहले से 17 था, नया आ गया 26। 17 वाला था 6.5 करके और 26 वाला है 5.75 करके। दोनों का कैलकुलेशन किया हुआ है, देख देख के लिख देंगे। 110.5 और ये हो जाएगा हम लोग का 287.5। हाँ बोलो। मैम स्टॉक तो 50 आया ना? 50, ओह अच्छा, मैंने ये नंबर लिख दिया। स्टॉक तो 50 है, ठीक है। वो नंबर लिखा हुआ है तो ये काफी कंफ्यूजन हो जाता है कभी। वैसे ये लाइन लाइन लगा लोगे ना तो फिर थोड़ा सा ठीक रहेगा। अच्छा, अब यहाँ पर 50 हो गया, चलो ये वाला। अच्छा, अब 6 सितंबर के बाद 7 सितंबर बोल रहा है इशू 97 नंबर रिक्वेस्ट है, तो इशू कॉलम में लिखना पड़ेगा। 97 नंबर रिक्वेस्ट है, तो 85 के नीचे 97 आ जाएगा। कितना इशू हुआ है? 12 यूनिट, ठीक है। अच्छा, अब 12 यूनिट हुआ है तो फीफो कर रहे हैं, तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, तो 17 वाले से जाएगा, तो रेट कितना आएगा? 6.50 करके। तो 12 इंटू 6.50,
78, ठीक है। अच्छा बचेगा कितना, 17 से 12 चला गया तो कितना बचेगा, 5, 6.5 करके 32.5। अच्छा और ये वाला पूरा 50 बचा हुआ है 5.75 करके, और इसका तो कैलकुलेट किया हुआ है 287.5। ये हो गया क्लोज, ठीक है। अच्छा 7 सितंबर के बाद देखते हैं 10 रिटर्न टू बी एंड कंपनी। अब बी एंड कंपनी कौन था, बी एंड कंपनी से कुछ दिन पहले हम लोगों ने परचेस किया था, ठीक है। उनको हम लोगों ने रिटर्न किया, मतलब परचेस रिटर्न है, हो ही सकता है, ठीक है। अगर परचेस रिटर्न है तो मुझे क्या सोचना है, मेरे स्टोर से स्टॉक गया कि आया, चला गया, तो फिर चले जाने से कौन सा कॉलम, इशू वाला, ठीक है। तो ये एक रिमार्क हो सकता है, क्योंकि देखो नॉर्मली इशू तो है हम लोग फैक्ट्री में भेजने के लिए लिखते हैं, लेकिन अगर हम लोगों ने सप्लायर को रिटर्न किया है तो फिर इशू कॉलम में वो भी लिख रहा है, तो फिर उसमें हम लोग रिमार्क्स में लिख सकते हैं रिटर्न टू बी एंड कंपनी बोल के, ठीक है। लिखो तो ठीक है, नहीं भी लिखते हैं तो भी चलेगा, ठीक है, लेकिन रिमार्क्स कॉलम इसी वजह से यूज होता है। 10 सितंबर 2022, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे रिटर्न, ये रिटर्न हो गया। तो रिटर्न के लिए हमें इशू कॉलम में दिखाना पड़ेगा। अच्छा कितना रिटर्न हुआ है, यहाँ पर 10 यूनिट्स, ठीक है। 10 तारीख का ही है ना, हाँ 10 यूनिट्स हुआ है, तो फिर मुझे यहाँ पर दिखाना 10 यूनिट्स रिटर्न हुआ है। अब यहाँ पर मुझे सोचना है इसका रेट क्या होगा। तो कैसे पता करेंगे, तो इनसे जो स्टॉक लिया था, जितने में लिया था, तो रिटर्न जब करेंगे वही रेट होगा। तो इनसे कितने में लिया था, ये देखो 5.75, तो इनको जब रिटर्न करेंगे तो रेट वही लगेगा, उतने से ही तो मेरा कम होगा ना। तो 5.75 तो कितना हो जाएगा, 10 इंटू 5.75, 57.50, ठीक है। अच्छा अब रिटर्न हो गया, अब हमारे पास कितना बचेगा, तो हमारे पास पहले का 5 यूनिट्स था 6.5, वो तो पूरा रहेगा, वो तो जैसा था वैसा ही रहेगा 32.5। और ये 50 में से कितना रिटर्न हो गया, 10 रिटर्न हो गया, तो कितना बचेगा 45.75 करके कितना होगा वो देखना पड़ेगा, 230। अब इसमें रिमार्क्स में लिख सकते हो रिटर्न टू बी एंड कंपनी। 10 सितंबर के बाद 12 सितंबर, 10 सितंबर के बाद 12 सितंबर, इशूज रिक्वेस्ट नंबर 108 इशू करना है। अच्छा 12 सितंबर 2022, अच्छा इशू होगा, ठीक है। तो इशू वाले कॉलम में लिखना पड़ेगा, इशू का रिक्वेस्ट नंबर है 108, 15 यूनिट इशू करना है, 108 97 के नीचे जा रहा है, ठीक है। और 15 यूनिट इशू करना है, हम लोग फीफो फॉलो कर रहे हैं, तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, पहले 5 जाएगा, पहले 5 वाला लॉट खाली होगा, 5 6.5 करके कितना 32.5, 15 यूनिट्स देना है, तो फिर और कितना लेना पड़ेगा 10, तो वो कितना होगा 5.75 करके, तो वो हो जाएगा 57.5 होगा शायद, कितना नहीं होगा 57.5, ठीक है, ये यहाँ पर लगा दिए। अच्छा अब ये 5 पूरा खत्म हो गया, 40 से 10 चला गया, बच रहा है 35.75, कितना हो रहा है देखो 35.75, 172.50, ये बचा हुआ है। अच्छा फिर नेक्स्ट देखते हैं 12 सितंबर के बाद 13 सितंबर, फिर से इशू 110 नंबर, सेम है, इशू हुआ है 110, 108 के जस्ट नीचे लिख देंगे 110, रिक्वेस्ट नंबर है 20 यूनिट्स, तो हमारे पास एक ही लॉट है 30, वहीं से दे देंगे 20 यूनिट्स 5.75, ये कितना होगा 115, और यहाँ पर बचा 10 यूनिट्स 5.75 करके 57.5। 13 सितंबर के बाद 15 सितंबर रिसिप्ट हुआ है एम एंड कंपनी से, जीआरएन नंबर 33 है, 25 यूनिट 6.10, तो डेट है 15 सितंबर 2022,
हम लोगों ने किया है परचेज, ठीक है, और जो GRN नंबर है 33 है, 25 यूनिट परचेस किया है, यहाँ पर आ जाएगा। रेट है हम लोग का 6.10 करके, तो टोटल कितना होगा 25 इंटू 6.10, 152.50। यहाँ पर कुछ नहीं आएगा, बैलेंस में लिखना पड़ेगा। पहले था 10 5.75 करके, अब आ गया है 25 6.10 करके, तो ये हो गया 150, नहीं ये तो 57 है, 57.5, और ये वाला है 152.50। अच्छा, 15 सितंबर के बाद 17 सितंबर फिर से इशू होगा 121 10 यूनिट्स। 17 सितंबर इशू, रिक्वेस्ट नंबर है 121 10 यूनिट्स। अच्छा 10 यूनिट्स होगा, तो हाँ, तो 10 यूनिट्स हम लोग का, ये पहले 10 से ही चला जाएगा, 5.75 57.5। अब बचेगा सिर्फ एक ही लॉट, दैट इज 25 यूनिट 6.10 152.50। इसमें जो भी था देख देख के लिख दिया, हमें और कैलकुलेशन नहीं करना। अच्छा, ये हो गया 17 सितंबर। अच्छा, 19 सितंबर रिसिप्ट रिप्लेसमेंट फ्रॉम बी एंड कंपनी, मतलब बी एंड कंपनी से लिया था, फिर उनको हम लोगों ने रिटर्न किया, तो कुछ डिफेक्ट लगा होगा तभी रिटर्न किया, तो उन्होंने बाद में 10 यूनिट्स रिप्लेस कर दिया। देखो उनसे रिटर्न कितना किया था, देखो उनसे लिया था हम लोगों ने 50, देखो ठीक है, फिर उनको रिटर्न कर दिया कितना 10, और अभी देखो रिप्लेसमेंट भी 10 यूनिट का ही दिखा रहा है यहाँ पर क्वेश्चन। हाँ चला गया, ये रहा 19 सितंबर, ठीक है। देखो रिप्लेसमेंट भी कितने का दिखा रहा है 10 यूनिट्स, बट हमें ये आइडेंटिफाई करना है कि इसका रेट क्या होगा, ठीक है। चलो पहले एक बार लिख लेते हैं क्या क्या बोला है। 19 सितंबर 2022, ठीक है, इस टाइम पे हम लोगों ने क्या लिया है, हम लोगों ने लिया है रिप्लेसमेंट, ठीक है, रिप्लेसमेंट। अच्छा, नंबर कितना है, ये देखो रिप्लेसमेंट जो है, इसमें भी गुड्स जो है हमें मिल रहा है, रिसिप्ट नंबर 38 नंबर है, तो यहाँ पर 33 के नीचे 38 चला जाएगा। अच्छा 10 यूनिट्स मिला, तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे 10 यूनिट्स, ठीक है, 10 यूनिट्स लिख देंगे। अब इसका रेट कितना होना चाहिए, तो देखो रेट क्या होना चाहिए। अब देखो हमारे पास इसका जो ऑप्शन है, मतलब ऐसे बोला जाता है कि करेंटली जो रेट चल रहा है, देखो हमारे पास और ऐसे भी अगर देखोगे ना, देखो ये हम लोगों ने रिप्लेस करवाया था, तो ये परचेज कितने से किया था 5.75, तो हम लोग यही बोल सकते हैं कि वो हम लोगों ने रिप्लेस करवाया, क्या मतलब उसके बदले सेम चीजें लिया होगा, तो फिर उसका रेट कितना लगाना चाहिए, वही 5.75 ही लगाना चाहिए, ठीक है। इसमें और दूसरा रेट क्यों लगाए, तो हमें तो कुछ रेट बोला नहीं है, तो फिर हमें क्या लगाना पड़ेगा, यही मान के चलेंगे जितने का लिया था उतने वाला ही फिर से लिया है 5.75, तो ये कितना हो जाएगा 57.50। अच्छा, अब यहाँ पर लॉट जो है वो सिर्फ कितना था, सिर्फ 25 था, अब 25 और उसके नीचे 10 आ जाएगा, 25 और 10, 25 है 6.10 करके, 10 है 5.75 करके, 6.10 मतलब 152.50, और 5.75 का मतलब 57.50, ठीक है। तो ये इसमें भी रिमार्क्स लिख सकते हो, रिप्लेसमेंट रिसीप्ट, ये हमें रिसीव हो गया। अच्छा, अभी भी बाकी है 19 तक किया हम लोगों ने, ठीक है। इसके बाद 20 सितंबर रिटर्न फ्रॉम डिपार्टमेंट मेटेरियल ऑफ एम एंड कंपनी, MRR नंबर 4 बोल रहा है रिटर्न फ्रॉम डिपार्टमेंट, ठीक है, डिपार्टमेंट से आया है, कौन सा मटेरियल आया है, जो एम एंड कंपनी से लिया गया था, तो कोई एम एंड कंपनी से हाँ लिया था, ये देखो 25 यूनिट लिया था 6.10 वाला, वो रिटर्न कर दिया है डिपार्टमेंट ने, तो ये मुझे कहाँ दिखाना चाहिए, रिसिप्ट्स में 5 यूनिट, रेट कौन सा लगाएंगे, हाँ, तो यहाँ पर लिखेंगे 20 सितंबर 2022, ठीक है। अच्छा, तो इसमें MRR नंबर है 4, ये रिसिप्ट कॉलम में जा रहा है, ठीक है, तो यहाँ पर मेरा एक कॉलम और भी है, दैट इज पर्टिकुलर,
ठीक है, यहाँ पर ये डेट वाला कॉलम है, एक एक कॉलम लिख लेते हैं। ये हो गया पर्टिकुलर्स, यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर क्या बोला है, रिटर्न फ्रॉम डिपार्टमेंट, रिटर्न फ्रॉम डिपार्टमेंट। ओके, अच्छा रिटर्न फ्रॉम डिपार्टमेंट। अच्छा यहाँ पर है हम लोग का GRNMRR, GRNMRR, ठीक है। अच्छा कितना नंबर है ये, GRN नंबर दिया हुआ है, MRR नंबर 4, ठीक है। अच्छा इस कॉलम में मेरा आता है एक यूनिट, रेट और वैल्यू, तुम लोग करो, ठीक है, हम एक बार लिख लेते हैं इस पे, ये रिसिप्ट, ठीक है। यहाँ पर हो गया इशू, इशू में हमें लिखना है RN यूनिट रेट अमाउंट, RN नंबर, यूनिट रेट और अमाउंट, फिर बैलेंस, यूनिट रेट अमाउंट, ठीक है। अच्छा अब स्टार्ट कर सकते हैं फिर से। तो ये हम लोग का 4 हो गया, कितना रिटर्न हो रहा है, 5 यूनिट। तो मुझे किस में लिखना पड़ेगा, रिसिप्ट में लिखना पड़ेगा, ठीक है। इसका रेट कितना लगाएंगे, अच्छा ये रिटर्न फ्रॉम डिपार्टमेंट बोल रहा है, कॉमा मटेरियल ऑफ एम एंड कंपनी। अच्छा यहाँ पर इनसे लिया था तब इसका वैल्यू था 6.10, लेकिन ये रिटर्न हो रहा है डिपार्टमेंट से। अच्छा इसमें इन्होंने रेट लिया है यहाँ पर 5.75 लिया है, ठीक है। मतलब देखो ये लेटेस्ट जो रेट है, तो ये कौन सा चल रहा है, ये वाला हमारा 6.10 है, ये 5.75 है, ठीक है। तो ये तो रिप्लेसमेंट के बाद हुआ, और यहाँ पर दिया है रिसिप्ट रिप्लेसमेंट फ्रॉम बी एंड कंपनी 10 यूनिट्स, नहीं सॉरी, रिटर्न फ्रॉम डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट से वापस आया है 5 यूनिट्स। तो यहाँ पर नाम तो दे दिया है सप्लायर का, एम एंड कंपनी, तो एम एंड कंपनी से तो हम लोगों ने ये 6.10, तो क्या इसके बाद वो इशू हुआ था वो चेक करते हैं। 6.10 कब रिसीव हुआ हम लोग को, यहाँ पर, ठीक है। इसके बाद इशू जो हुआ था उसमें हमारा 6.10 रह गया था, ठीक है। ये तो यूज नहीं हुआ, जब हम लोगों ने रिसिप्ट किया तो ये नया आया 6.10, तो एज इट इज था, ये तो हम लोगों ने इशू किया ही नहीं, ये तो बैलेंस ही है, इसको तो इशू किया नहीं, तो फिर ये बोल क्या रहा, रिसिप्ट फ्रॉम, ये हो गया 90, रिटर्न फ्रॉम डिपार्टमेंट 5 यूनिट्स, मेटेरियल ऑफ एम एंड कंपनी। लेकिन एम एंड कंपनी वाला मेटेरियल रिटर्न तो तब होगा जब हम लोग इशू करेंगे, लेकिन इशू तो किया ही नहीं है। ये देखो एम एंड कंपनी का यहाँ पर है, फिर एम एंड कंपनी का यहाँ बैलेंस में दिख रहा है, एम एंड कंपनी का जैसा था वैसा ही है, इसको तो कुछ किया ही नहीं, इसको बस खरीदा है, गोडाउन में पड़ा हुआ है, इसको तो हम लोगों ने इशू किया ही नहीं है। तो यहाँ पर लिखा है डिपार्टमेंट से रिटर्न कर दिया है, रिटर्न फ्रॉम डिपार्टमेंट, इसको इशू किया नहीं, तो ये रिटर्न कैसे हो, इसलिए इन्होंने रेट इसका लगा दिया है 5.75। और MRR क्वांटिटी रेट अमाउंट, ये रिटर्न फ्रॉम डिपार्टमेंट कैसे होगा, इसका जब इशू ही हुआ नहीं। ये जब इशू हुआ नहीं तो इसका रिटर्न आएगा कैसे, तो मुझे लगता है थोड़ा कुछ मिस्टेक है यहाँ पर। इनसे तो इसके पहले तो भी तो नहीं लिया गया था, देखो एम एंड कंपनी, इनसे इसके पहले भी कभी नहीं लिया गया। एम एंड कंपनी से लिया गया है 15 को, उसके बाद जब इशू हुआ पहले वाले स्टॉक से, फिर रिसिप्ट हुआ, फिर रिटर्न हुआ, फिर इसके बाद ये ट्रांसफर, वो तो छोड़ो, ये 20th वाला ही हम लोग कर रहे, रिटर्न फ्रॉम डिपार्टमेंट मटेरियल ऑफ पेमेंट कंपनी। इसका ना मुझे लगता है कि ये
ये वाला अगर हटा देते हैं तो हमारा कंफ्यूजन खत्म हो जाएगा, क्योंकि देखो रिटर्न हम लोग का तो इनसे ही मिल रहा है, मतलब वही मटेरियल का रिटर्न आ रहा है, वो तो पॉसिबल इसीलिए नहीं है क्योंकि वो मटेरियल तो इशू हुआ नहीं है। तो हम लोग सिंपल इसको ऐसे मान सकते हैं कि ये थोड़ा सा मुझे लगता है कि गलत है। ठीक है, रिटर्न फ्रॉम डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट से रिटर्न आया है 5 यूनिट। ठीक है, अब रिटर्न क्या हो सकता है, जो हम लोगों ने इशू किया। तो अब हम लोग इसमें कौन सा एजम्पशन लेंगे, कौन सा इशू वाला हमारे पास वापस आ रहा है, क्योंकि हम लोग फीफो फॉलो कर रहे हैं। तो इसका मतलब जो रिसेंटली इशू किया था मान लेते वही वापस आएगा, बहुत पुराना वाला तो वापस नहीं आएगा, तब उसके बाद ही होता। ठीक है, अब जैसे ही हम लोगों को यहाँ पर बोल रहा है कि ये 5 यूनिट हमारे पास रिटर्न आया, तो हम लोग ये मानेंगे कि तुरंत अभी जो हम लोगों ने लास्ट जो इशू किया था वही वाला रिटर्न आ रहा है। तो लास्ट हम लोगों ने जो इशू किया था ये देखो कितना करके किया था, तो फिर उसका रेट हम लोग क्या लगाएंगे, 5.75 लगाएंगे। ठीक है, वो सप्लायर का नाम होगा तो क्वेश्चन गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, उसमें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि ऐसे होने से कैसे होगा। तो यहाँ पर हम लोग का 20th ऑफ सितंबर में हम लोग लिखेंगे यहाँ पर 4 लिख दिया, 5 और 5.75, तब वैलिड होगा क्वेश्चन। ठीक है, और यहाँ पर कितना आ जाएगा 28.75। ठीक है, अब बैलेंस में कितना लिखेंगे, बैलेंस में देखो पहले कितना था 25 10, और अब नीचे उसके नीचे कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। ठीक है, पहले से था 25, ठीक है, पहले से था 25, उसका रेट कितना था 6.10। ठीक है, इसको आगे इंसर्ट कर दो। ठीक है, ये 5 को आगे लगा दो लॉट में। क्यों हम बोल रहे हैं, क्योंकि 5 जो है वो हमारा प्रीवियस इशू से आया है, वो इशू के बाद ही तो हमारा ये बैलेंस आया था। लेकिन वो सेम स्टॉक अगर रिटर्न आ रहा है तो ये जो लॉट में है उसके पहले वो 5.75 वाला आ जाएगा। ठीक है, मतलब जब रिटर्न आया वो तो ऑलरेडी इशूड वाला रिटर्न आया, तो हम ये बोल रहे हैं कि ये क्योंकि प्रीवियसली इशूज हुआ था तो फिर इसको पहले लिख देंगे 5.75। ठीक है, 28.7, उसके बाद बाकी दो जो लॉट है वो लगातार लिख दो। कितना कितना है 25 है और एक 10 है। ठीक है, तो 25, क्योंकि देखो वो इसीलिए लिख रहा है क्योंकि वो 5 इश्यूज होने के बाद वो 25 10 दिख रहा है। अब वो अगर वापस आ गया तो वो आगे चला जाएगा। ठीक है, तो 25 और 10, 6.1 और 5.75, 6.10 और 5.75 कितना हो जाएगा, ये वाला कितना था 57 पॉइंट, ये बन जाए। अच्छा, अब 20th ऑफ सितंबर के बाद 22nd ऑफ सितंबर बोल रहा है ट्रांसफर फ्रॉम जॉब 182 टू जॉब 187। ठीक है, एक जॉब से दूसरे जॉब में ट्रांसफर हो रहा है, इसका एंट्री नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए, देखो जॉब के पास मटेरियल था, जॉब 182 से मटेरियल जॉब 187 में जा रहा है, तो क्या उससे स्टोर में कोई इंपैक्ट आएगा, स्टोर तो ऑलरेडी जॉब 182 को भेजा होगा और उसने उसको भेजा है, तो इसमें तो हमारा स्टोर का इनफ्लो आउटफ्लो नहीं हो रहा है, ना तो इनफ्लो होगा ना आउटफ्लो। और जो आउटफ्लो हुआ भी था वो तो पहले ही हो चुका होगा जॉब 182 के लिए। तो अगर डिपार्टमेंट में ट्रांसफर हो रहा है तो उसका एंट्री हमें नहीं करना पड़ेगा। क्यों नहीं करना पड़ेगा, इसके लिए हमारे स्टोर में थोड़ी ना कुछ कम हो रहा है मटेरियल। अगर स्टोर से जाता जॉब 187 में तो हम लोग लिखते। ठीक है, और अगर जॉब 182 में गया था ऐसा हम लोग सोच रहे हैं, हाँ वो गया था, लेकिन उसका इंफॉर्मेशन अगर हमें पहले देता तो ना हम लोग करेंगे। अभी देखते हैं पहले हम लोगों ने किया था क्या, नहीं, तो फिर वो बहुत पहले का होगा, उनके पास एक्स्ट्रा होगा तो उन्होंने वो वाला रिटर्न कर दिया। ठीक है, सॉरी ट्रांसफर कर दिया, तो वो यहाँ पर नहीं आएगा। अब बचा दो, लास्ट का 3 बचा है। 26 ऑफ सितंबर का इशू हुआ है, 146 नंबर है 10 यूनिट्स, तो 26 ऑफ सितंबर इशू हुआ है। अच्छा, और इशू का नंबर है हम लोग का 146 10 यूनिट्स। अच्छा, 10 यूनिट्स कैसे लेंगे, पहले यहां से कितना लेंगे 5 यूनिट्स, 5.75 करके 28.75, फिर ये 25 से कितना लेंगे 5, क्योंकि 10 चाहिए तो 6.10, 5 इंटू 6.10 कितना हो जाएगा 59.25 है। नहीं, गलत हो जाए, ये तो टोटल है, ये हो गया 30.5, 30.50। ठीक है, ये बात चेक कर ले, ओरली किया हमने, 5 इंटू 6.1, हाँ 30.5 आएगा।
अच्छा अब बचा कितना, ये 5 खत्म हो गया, 25 से 5 गया तो 20 और नीचे 10 बच रहा है यूनिट में। 20 का रेट 6.10 करके, 10 का रेट 5.75, 10 का 57.50 होगा और 20 का कैलकुलेट कर लेते हैं। 6.10 इंटू 20, 120 इतना होना चाहिए, ठीक है, 122। ये सब टोटल करके देखो, टोटल करने से सेम ही आए। अच्छा इसके बाद 29 ऑफ सितंबर, ट्रांसफर फ्रॉम डिपार्टमेंट ए टू डिपार्टमेंट बी 5 यूनिट, ठीक है। 29 ऑफ सितंबर क्या ये आएगा, अभी अभी हम लोगों ने सीखा, एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में क्या है, क्या इसका इम्पैक्ट आएगा? नहीं आएगा। एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में कैसे जा सकता है, पहले ही स्टोर से आउटफ्लो हो गया, अब डिपार्टमेंट एक दूसरे को ट्रांसफर करे, इससे स्टोर का कोई इंपैक्ट नहीं आता है। और एकदम एंड वाला 30th ऑफ सितंबर, शॉर्टेज इन स्टॉक टेकिंग, 30th ऑफ सितंबर 22, ठीक है। क्या हुआ है हम लोग का शॉर्टेज, शॉर्टेज होने से कहां पर दिखाएंगे, इशू में कि रिसिप्ट में, कहां दिखाएंगे? इशू में। शॉर्टेज होने का मतलब तो आउटफ्लो कम हो जाएगा, शॉर्टेज होने का मतलब है कि हमें कम दिख रहा है, तो फिर हमें इशू से उसे कम दिखाएंगे तब ना बैलेंस में जाके वो ऑटोमेटिकली एडजस्ट होगा कि मेरा इतना कम हो गया। अगर हम रिसिप्ट में दिखा देंगे 2 यूनिट तो फिर मेरा तो बैलेंस में वो बढ़ जाएगा। शॉर्टेज का मतलब क्या, जो भी स्टॉक है उसमें मेरा 2 यूनिट कम दिख रहा है, तो मुझे शॉर्टेज का कहाँ जो है कैलकुलेशन दिखाना चाहिए, इश्यूज में दिखाना चाहिए। तो यहाँ पर लिखते हैं शॉर्टेज, इश्यूज में दिखा देंगे। अच्छा शॉर्टेज जो है 2 यूनिट्स है, ठीक है, तो 2 यूनिट्स। अब इसका रेट क्या लगाएंगे, तो हम लोग फॉलो कर रहे हैं फीफो, तो फिर कौन सा लगाना चाहिए, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, तो हम लोग मानेंगे ये 20 से ही शॉर्टेज हुआ है, वैसे 10 से भी हो सकता है लेकिन फीफो फॉलो कर रहे हैं तो क्या मानना पड़ेगा, क्योंकि जब हमें कुछ बोला नहीं है तो हम लोग मानेंगे पहले वाले लॉट से हुआ, बिकॉज हम लोग फीफो फॉलो कर रहे हैं। अब ये हो जाएगा 6 इंटू 2 12 और ये 12.20, ठीक है। तो अब यहाँ पर इसका ट्रीटमेंट करने से फायदा क्या हुआ, यहाँ पर हम लोग इसका वैल्यू कम कर देंगे, मुझे 2 यूनिट कम दिखाना है, 20 से 2 चला गया 18 और ये 10 बचा, तो 6.10 और ये हो गया 5.75, तो 57.50 और इसका टोटल करना पड़ेगा, मतलब मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 6.1, तो ये हो गया 109.8, 109.8 आ रहा है, ठीक है। और रिमार्क्स में चाहो तो लिख सकते हो शॉर्टेज। अच्छा यहाँ पर दिया नहीं था नॉर्मल लॉस एबनॉर्मल, वो दूसरे और एक क्वेश्चन में, ठीक है, मुझे लगा ये वाले में है, चलो इसमें नहीं है। अच्छा ये हम लोग का कंप्लीट हो गया, अब ये तो कैलकुलेशन कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब हमें यहाँ पर जब भी हम लोग ऐसा क्वेश्चन करेंगे हमें कुछ नोट्स दे देना चाहिए, जैसे कि देखो हम लोगों ने जो जो ट्रांजैक्शंस को इग्नोर किया, स्पेशली जो डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट, ऐसा 2 ट्रांजैक्शन था कि एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में जा रहा है, वो हम लोग क्यों नहीं एंट्री करेंगे, क्योंकि उससे हमारा स्टोर में कोई इंपैक्ट नहीं आता है, ठीक है। और एक हम लोगों ने यहाँ पर दिखाया ना कि हम लोगों ने जो इशू हुआ था और जब क्या हुआ, रिप्लेस हुआ, ठीक है, रिप्लेसमेंट में हम लोगों ने क्या किया, सेम अमाउंट का देखो रिप्लेसमेंट यहाँ पर दिखाया था, ठीक है, रिप्लेसमेंट रिसिप्ट, तब हम लोगों ने अपने मन से इसको कितना दिखाया 5.75, क्यों, क्योंकि हम लोगों ने उसी सप्लायर से लिया है दिखाया, तो ये कुछ पॉइंट्स जो है हमें बता देना चाहिए, जैसे एक तो इंपॉर्टेंट है वो लिख देना ही चाहिए, जो हम लोगों ने ट्रांजैक्शंस इग्नोर किया उसका एक नोट जरूर लिख दो, जैसे कि यहाँ पर ट्रांसफर ऐसे लिख देते हैं, ट्रांसफर फ्रॉम वन डिपार्टमेंट टू अनदर, ऐसे इन जनरल लिख देते हैं, वन डिपार्टमेंट टू अनदर नॉट रिफ्लेक्ट, नॉट इम्पैक्ट, नो इम्पैक्ट लिख देते, नो इम्पैक्ट ऑन स्टोर लेजर, ऐसे लिख देते, नो इम्पैक्ट ऑन स्टोर लेजर, ठीक है। एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में जब ट्रांसफर होता है तो स्टोर लेजर पे कोई इम्पैक्ट नहीं होता है, ठीक है, तो इसीलिए नो एंट्री फॉर, नो एंट्री फॉर वो 2 डेट लिख देते हैं जहां पर ऐसा ट्रांसफर था, तो डेट देखो इसीलिए हम लोगों ने कोई एंट्री नहीं किया, एक हो जाता है 29 ऑफ सितंबर का हम लोगों ने कोई एंट्री नहीं किया, और इसके पहले और एक कौन सा था 29 सितंबर, और एक हो जाएगा
15 22, अच्छा हाँ 22 और 29, ठीक है 22 और एंड 29, ऐसे ही अपने लैंग्वेज में लिखने से हो जाएगा कि ट्रांसफर, अच्छा ट्रांसफर जब एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में होता है तो स्टोर लेजर पे इसका कोई इम्पैक्ट नहीं आता है, तो हमें इसको कैलकुलेट करने का जरूरत नहीं है। लेकिन कब कैलकुलेट करना पड़ेगा, वो लिख लो कि जब हम लोग उस पर्टिकुलर जॉब का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। जैसे देखो यहाँ पर ये एक जो एग्जाम्पल, जैसे देखो यहाँ पर ये देखो डिपार्टमेंट ए से डिपार्टमेंट, अब डिपार्टमेंट ए में मान लो जॉब 1 हो रहा है और डिपार्टमेंट बी में मान लो जॉब 2 परफॉर्म हो रहा है, तो जॉब 1 का जब वैल्यूएशन करेंगे तब वहां पर उस मटेरियल का कॉस्ट लेना पड़ेगा। जब जॉब 2 का करेंगे तो वहां पर उसमें जैसे डिपार्टमेंट ए से बी में गया तो जॉब 1 में जो मटेरियल कॉस्ट है, देखो डिपार्टमेंट ए को मान लो मिला था 10 यूनिट्स, ठीक है, एट द रेट ऑफ 10 रुपीज वाला 100 रुपीज का, ठीक है, इन्होंने इसमें मान लो 80 यूनिट्स ही यूज किया तो 80 रुपीज, बाकी 2 यूनिट्स इसको ट्रांसफर किया तो ये अपना 2 यूनिट्स 10 रुपीज करके 20 लगाएगा, ये अपना 80 लगाएगा। तो जैसा जैसा जिसने खर्चा किया है वो उतना उतना उसका कॉस्ट दिखा देगा। तो इंडिविजुअली जब जॉब वाइज कॉस्ट कैलकुलेट होगा तब जरूर मटेरियल का हमें कैलकुलेशन करना पड़ेगा, लेकिन अभी यहाँ पर कोई एंट्री नहीं होगा। और इसमें ये लिख दो, हाउएवर एडजस्टमेंट एंट्रीज टू कैलकुलेट ऑफ कॉस्ट ऑफ respective job and department are made in कॉस्ट अकाउंट्स। मतलब जब हम लोग कॉस्ट का कैलकुलेट करेंगे कि कितना मटेरियल का कॉस्टिंग हुआ है तो जरूर वो वैल्यूज हमें लेना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, और यहाँ पर जो है हम लोगों ने इशू प्राइस ये वाला इसीलिए लिया क्योंकि हम लोग फीफो फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। इशू प्राइस जो है हम लोगों ने जो शॉर्टेज लिया उसमें हम लोगों ने देखो हमारे पास शॉर्टेज जो हुआ वो हम लोगों को कौन सा प्राइस लेना चाहिए, ये दोनों में से, क्योंकि हम लोग फीफो फॉलो करे, तो अगर लीफो करते तो फिर ये वाला लेना पड़ता, ठीक है। तो ये कुछ चीज हमें याद रखना चाहिए। अच्छा, और यहाँ पर मुझे नहीं लगता है कुछ वैसा इंपॉर्टेंट कुछ है, ठीक है, बाकी नॉर्मल था क्वेश्चन, इसमें ऐसा कुछ था नहीं। अच्छा, अब यहाँ पर क्या ये वाला क्वेश्चन हम लोग का हो गया था 7th नंबर वाला, मुझे हुआ था शायद ना, मंथली डिमांड ऑफ 4000 द प्रोडक्ट, ये किया था हम लोगों ने, ये क्यों जब किया था शायद कर दिया था, ठीक है। तो यहाँ से और कुछ भी क्वेश्चंस बाकी नहीं है। बाकी है यहाँ पर देख सकते हो, ये वाला तुम लोग घर पे एक बार ट्राई करके देख सकते हो, ये क्वेश्चन काफी बड़ा है लेकिन इसमें वैसा कुछ खास है नहीं। यहाँ से यहाँ ना सिर्फ प्रोडक्ट का डिटेल्स दिया हुआ है, क्या प्रोडक्ट बनाता है क्या करता है, ये हमारे क्वेश्चन से कोई लेना देना नहीं है। तो क्वेश्चन देख के टेंशन लेने का जरूरत नहीं कि ये कैसा क्वेश्चन है, क्योंकि ये सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए डिटेल्स दिया है, ये प्रोडक्ट बनाते हैं उसका ये काम है उसका वो काम है, तुम लोग पढ़ोगे तो देख सकते हो। फिर यहाँ पर नीचे जो है हमें इसका स्टोर लेजर बनाने के लिए बोला है, ठीक है, और उसके लिए हमें वेटेड एवरेज मेथड का यूज करने बोला है। यहाँ पर मेनली हमें जो हम क्वेश्चन बोल रहे थे नॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल लॉस का एक कंसेप्ट दिया है, उसका ट्रीटमेंट क्या होगा वो करने बोला है। तो वेटेड एवरेज तो मैंने सिखाया है, तो तुम लोग इलास्ट्रेशन 14 जो है ट्राई करके देख सकते हो। और जैसे कि मैंने बोला फर्स्ट पैरा तुम लोग पढ़ के देख सकते हो, ओनली प्रोडक्ट डिटेल्स है जिससे स्टोर लेजर का कुछ लेना देना है ही नहीं, ठीक है। और नीचे जो बताए हम एक बार समरी बता देते हैं। पहले इनका जो स्टोर जो मेंटेन करता था, जो अकाउंटेंट था, वो किसी वजह से अपना घर चला गया है, काम नहीं करना चाहता है और फोन को भी स्विच ऑफ कर दिया, ये सब डिटेल्स यहाँ पर दिया है। अब एक इंसान इतने दिन तक काम करता है तो उसके पास बहुत सारा डिटेल्स होता है, तो ये लोग डिटेल्स फाइंड आउट नहीं कर पा रहे, और नए जो स्टॉक मैनेजर को रखा गया है उनके हिसाब से वो बोलना चाह रहे हैं कि पहले के जो स्टॉक मैनेजर है उन्होंने कुछ ना कुछ गड़बड़ किया है, मिस एप्रोप्रिएट किया है स्टॉक टेकिंग में, ठीक है, इसी वजह से स्टॉक थोड़ा कम दिख रहा है, ये इनका कहना है। और बाकी कुछ रस्टिंग के वजह से भी कम दिख रहा है, ठीक है, मतलब जो जंग लग जाता है उसके, तो वो नॉर्मल लॉस है, और जो उन्होंने कुछ गलत किया है, ठीक है, तो वो हो जाता है एबनॉर्मल लॉस। तो बस यही चीज दिया है, बाकी क्वेश्चन में इतना सारा लैंग्वेज लिख के इसको इतना बड़ा कर दिया है, बाकी वैसा कुछ है नहीं। और ये वाला भी कर सकते हो, इलास्ट्रेशन 13, इलास्ट्रेशन 13 ये वाला भी तुम लोग कर सकते हो। इसमें भी एक छोटा सा ही क्वेश्चन दिया है और बोला है फीफो लिफो से कैलकुलेट करो, और उसका एक एक्सप्लेनेशन देने के लिए बोला है, तो तुम लोग एटलीस्ट कैलकुलेशन कर सकते हो, एक्सप्लेनेशन जो है हम बता देंगे। और यहाँ पर
12 का एक क्वेश्चन दिया है, 12 में पूरा ही एक्सप्लेनेशन है, वो हम बता देंगे। बाकी आगे का अगर तुम लोग देखोगे सारे क्वेश्चन हम लोग का हो गया है, ठीक है, मुझे जितना लग रहा है, बाकी आगे का सारा ही हो गया है, ठीक है। तो बस ये और एक क्वेश्चन यहाँ पर एड ऑन कर लेते हैं, ये वाला, इसके आगे वाला 12, ठीक है। ये बस ये 3 क्वेश्चन हमारा बाकी है, ठीक है। तो ये 3 हम लोग नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे, तुम लोग घर पे ट्राई करके देख सकते हो। बाकी ये 3 हम लोग नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे, तो मुझे लगता है शायद कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। फिर आज इतना। थैंक Bye, यू ma'am. मैम। बाय। बाय मैम।